नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष। आज हमारे शो में एक खास मेहमान हैं, जो कि आपकी भावनाओं की एक्सपर्ट हैं, रिलेशनशिप कोच हैं और इमोशनल एक्सपर्ट हैं। स्वागत करिए प्रीति त्रिपाठी मैम का। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच आशीष जी। तो मैम, पहले हम बात करते हैं कि आप देवरिया से आती हैं। हाँ जी। तो देवरिया से आज जैसे सर बॉम्बे में हैं, तो बॉम्बे तक का सफ़र कैसा रहा? शुरू देवरिया करें जब तो। से बॉम्बे तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट इंसान हूँ कि शायद मुझे हर कदम पे मैं ये कहूँ कि इसलिए फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि शायद मैं अपने इमोशंस को और अपने रिश्तों को थोड़ा मैनेज करना समझ पाती हूँ, तो इसलिए चीज़ें बहुत ही खूबसूरत रही हैं। और बिल्कुल देवरिया फिर एज़ यू नो दैट आई बिलॉन्ग टू आर्मी, सो वो पूरी कंट्री में पूरे अपने देश के हर कोने-कोने में ट्रैवल किया है, वो लाइफ़ को जिया है। इट्स नॉट ओनली ट्रैवलिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैंने ट्रैवल किया है और जैसे घूमने जाते हैं तो हम कितने देर, हफ़्ते 10 दिन, लेकिन हम उन जगहों पे 2-2 ढाई-ढाई साल रहते थे। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और बाहर निकल के भी थोड़ा-सा एक फ़ौजी के लिए ज़रा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आप एक अलग फैमिली लाइफ़ से, एक अलग बैकग्राउंड से आप निकल के जब आप सिविल में जाते हो, थोड़ा-सा मुश्किलें आती हैं। लेकिन एज़ यू नो कि हम इतना बैलेंस कर लेते हैं धीरे-धीरे, अलग-अलग एनवायरनमेंट में रहने की हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अच्छा रहा और अभी भी बहुत खूबसूरत है। मैम, थोड़ा पीछे चलते हैं। हुँ। तो बचपन आपका कैसा रहा? स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई? हुँ। साइकोलॉजी की तरफ रुझान कब आया? ओके। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मेरे 3 ब्रदर्स हैं और मैं सिंगल डॉटर हूँ, मतलब एक अकेली बहन हूँ। तो बहुत अच्छा रहा। मुझे एक्चुअली सिर्फ़ मुझे ज़्यादातर, मुझे हर जगह बहुत प्यार मिला, वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। स्कूलिंग वग़ैरह अगर आपको, अब ख़ैर उस जगह का नाम बदल गया है, दैट इज़ नाउ संत कबीर नगर। हुँ। खलीलाबाद पहले उसको खलीलाबाद। बोलते थे, हाँ। तो वहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग की है एंड कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया है। साइकोलॉजी में रुझान मेरा आर्मी में आने के बाद हुआ, जब अच्छा। मैं अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट किया मैंने, और मैं एक स्पेशल स्कूल की प्रिंसिपल रही। और जब मैं स्पेशल स्कूल के बच्चों के साथ मैंने जब डील किया, उनके पेरेंट्स के साथ डील किया, तो साइकोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। ओके। और मैंने देखा कि ये छोटी से छोटी चीज़ अगर हम चेंज कर दें और छोटा सा छोटा अगर बदलाव कर लें, तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और उसी बदलाव को लोगों के जीवन में लाने के लिए और लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना साइकोलॉजी पढ़ी जाए और ये लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए, जिससे लोगों की खुद की लाइफ बड़ी खूबसूरत हो और उनके रिश्ते भी बहुत खूबसूरत हों। सो इसलिए मैंने ये किया। तो फिर आपने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में? जी, मैंने मास्टर्स किया ओके। साइकोलॉजी में। फिर मैंने रिलेशनशिप कोचिंग के लिए मैंने कोर्स किया। मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए, स्कूल्स में किए, हॉस्पिटल्स में किए। सो दैट्स हाउ आई एम हियर। बहुत अच्छा टर्म आपने यूज़ किया, रिलेशनशिप कोचिंग। हुँ। तो क्या होती है रिलेशनशिप कोचिंग? रिलेशनशिप कोचिंग एक्चुअली अगर आप देखें, पहले कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी रिश्तों को कोच करने के जी, लिए जी। या समझने के लिए। लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो चीज़ें हैं, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। ऑफ़ कोर्स ग्रोथ है, सब जगह बढ़ोतरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमने वेस्ट से कॉपी कर ली है जो कि हमारे रिश्तों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। सो इसलिए रिलेशनशिप कोचिंग ज़रूरी है। और रिलेशनशिप कोच, आपने बोला कि रिलेशनशिप कोचिंग क्या है? सो रिलेशनशिप कोचिंग ये है कि आप अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी ये डेटा होगा कि डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हुँ। आपसी मतलब आपने ऐसे भी रिसेंटली बहुत सारे केसेस सुने होंगे, देखे होंगे कि ब्रेकअप हो गया तो किसी ने सुसाइड कर लिया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब सिर्फ 1-2 नहीं, शादियाँ बहुत ही अजीब तरह से चल रही हैं। और जैसे कि मतलब वो ठहराव नहीं है रिश्तों में आजकल। हस्बैंड वाइफ को एक-दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वहाँ पर हम उन लोगों को ये चीज़ें बताते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें समझाते हैं कि हमें ऐसा क्या चीज़ यूज़ करना है, हमको ऐसे कैसे अपने इमोशंस का ख़्याल रखना है और सामने वाले के इमोशंस का भी ख़्याल रखना है, जिससे कि ये रिलेशंस, आपके रिश्ते जो हैं बेहतर हो सकें।
सो इस तरह से मैम अगर हम देखें तो लोग चीट क्यों करते हैं, मतलब उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे एक्चुअली हमेशा चीट मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, हम बहुत बार क्या हमेशा ही कैरेक्टर लेके आ जाते हैं चीटिंग के उसमें। सो बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि 5 से 6 साल में ना हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स चेंज होती रहती हैं। सो यहाँ पर भी अगेन रिलेशनशिप कोचिंग बहुत काम आती है। तो क्या होता है कि इंसान चीट बहुत से रीजंस की वजह से करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है या उसको उसके जैसे कुछ माहौल ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो वो एक दूसरे में ढूंढते हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स ढूंढते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि उस नीड्स को कैसे पूरा करना है। फिर आपस में एक मोनोटोनस बड़ी लाइफ जीने लगते हैं। एक मतलब एक कहते हैं ना कि एक ठहराव सा आ जाता है, फिर इंसान उसको बदलने की कोशिश करता है और कुछ ऐसी अनमेट नीड्स होती हैं हमारी, अनमेट नीड्स जो हम शायद अपने पार्टनर से ही नहीं कन्वे कर पाते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी नहीं, वजह से इसको सुधारने के लिए क्या करें? जैसे मुझे लगता है कि हम पहले का समय देखें तो हमारे पेरेंट्स के टाइम में डाइवोर्सेस बहुत कम होते थे। हम्म अ, और आज के युग में जो नई शादियां हो रही हैं, आज शादी हुई, नेक्स्ट ईयर पता लग रहा है कि डाइवोर्स के हम्म केसेस शुरू हो गए हैं। हम्म या विद इन 15-20 डेज या 1 मंथ 3 मंथ्स में भी मैं देखा है। हम्म मेरे अपने कई दोस्त रहे हैं जिनके हम्म डाइवोर्स केसेस चले हैं, हम्म साल साल भर चले हैं। और उनके मतलब वो क्यों लोग ऐसा ऐसा क्यों होता है कि उसको सॉल्व नहीं कर पाते? या हाँ अपने पार्टनर से कैसे आप कन्वे कर दें कि जो भी आपकी नीड्स हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मॉनेटरी हो या कुछ भी हो, हम्म तो वो आप क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? उसके पीछे मतलब किस चीज़ की पेरेंटिंग की कमी है, या आज के माहौल की कुछ ऐसी बात है, हम्म या मोबाइल या इंटरनेट या वेस्ट का प्रभाव? हम किसको कैसे एक्चुअली देखेंगे? ये जो सारी चीजें आपने बताई ना, सबका मिला जुला प्रभाव है। ओके। और जैसा आपने बोला कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में अगर देखा जाए तो डिवोर्स बहुत कम होते थे, नहीं, इनफैक्ट ना के बराबर मैं आपको होते थे। रोकूंगा। साइलेंट डिवोर्स होते थे। पेरेंट्स जो है एक एज के बाद अलग अलग सोते थे, हम्म अपनी 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 जिम्मेदारियां निभा के वो हम्म साइड हैं। हम्म लेकिन एक्चुअल डाइवोर्स कभी नहीं होता था। व्हेन दे लीव द फैमिली एंड गो अवे, वो हम्म नहीं होता था। हाँ, वो तो ना के बराबर ना के होता था। बराबर जी। इनफैक्ट शायद ही सुनने को मिला हो हाँ कभी जी, हाँ जी। डिवोर्स एंड ऑल। क्योंकि पहले ना लोग इस चीज पे ज्यादा वो करते थे कि समाज क्या लोग क्या कहेगा, कहेंगे? लोग क्या कहेंगे। इससे ज्यादा बदनामी क्या हो सकती है कि हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, उनका तलाक हो गया। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं मानी जाती थी। जैसे एक कहते ना कि एक बेटी घर छोड़ के भाग गई, हम्म। उससे भी ज्यादा बुरा चीज इसको मान लिया कि जाता था कि डाइवोर्स हो पति गया। पत्नी में डिवोर्स हो गया। लेकिन वो साइलेंट डिवोर्स की जो आप बात कर रहे हो ना, मैं आपको बताऊं आशीष जी, अभी भी 80% फैमिलीज में साइलेंट डिवोर्स है। 80% हस्बैंड वाइफ उसी तरह से लाइफ जी रहे हैं। अगर आप डीपली किसी से बात करने जाओ, सी बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, हमारे पास केसेस आते हैं, जी, जी। तो दैट्स हाउ वी नो कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो कैसे मोनोटोनस सी लाइफ जी रहे हैं, ना अपने लुक्स का ध्यान दे रहे हैं, ना अपने मतलब एक इंटीमेसी को भूल ही गए हैं वो कि हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी क्या नाम की चीज होती है। उन चीजों के बारे में बात करना भूल गए हैं। एक दूसरे की चाहत क्या है उसके बारे में बात करना भूल गए हैं। बात बात में ईगो को आगे ज्यादातर लेके आ जाते हैं, ना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी सही जरूरत क्या है और रिश्तों की कितनी कदर करनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा सा हम भूल गए हैं। सो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इंटीमेसी की आपने बात की, तो इंटीमेसी को हम कैसे देखते हैं? सिर्फ सेक्सुअल है, या इंटीमेसी कुछ इमोशनल कनेक्ट भी रखती है? एक्चुअली क्या है ना, इंटीमेसी को ज्यादातर लोग ना सेक्सुअल चीजों को ज्यादा देखते हैं, बट लेट हम्म। मी टेल यू, सेक्सुअल लाइफ ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ये जो सेक्सुअल लाइफ है ना, इसको अगर हम इंटीमेसी को इस तरह से देखें, सुबह से लेके शाम तक की हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी कैसी है, हम्म। वो जो टच है, वो हस्बैंड वाइफ की आंखों में एक दूसरे को देखना, कभी वाइफ के बाल को सहलाना या उसके इमोशंस के बारे में सोचना, वो कैसा दुख फील कर रही है या हस्बैंड क्या स्ट्रगल कर रहा है,
इन चीजों के बारे में हम बात करना भूल गए हैं। तो इंटीमेसी को और सेक्स को बहुत अलग रखना चाहिए हमको। रियल इंटीमेसी ये सुबह से लेके शाम तक होती है। आप ओके। कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को की फीलिंग्स का कितना ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट का कितना ध्यान रख रहे हैं। फिर ये जो इंटीमेसी होती है ना, ये बियॉन्ड है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर सेक्सुअल इंटीमेसी तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये बॉन्डिंग सुबह से लेके शाम तक बनती है। लेकिन क्या होता है, बहुत से कपल्स में आपने देखा होगा, इनफैक्ट ये काफी कहा भी जाता है, ये मैंने एक बार और कहीं बताया था कि बहुत बार मजाक मजाक में लोग नहीं कह देते हैं, अरे बेटा तुम तो पैदा ही नहीं हुए होते, तुम्हारी मम्मी के तो सर में दर्द रहता था हमेशा। समझ रहे हो? जी। सो मैं आपको एक बात बताऊं, फीमेल्स की आप इसको कमजोरी कह लो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह लो, या जो भी कह लो, फीमेल्स को ना ये जो टच है, जो ये फीलिंग्स कन्वे करने की बात है, जो ये कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। फिर वो सेक्सुअल उसके लिए बहुत खुशी खुशी राजी होती हैं और बहुत उनको मतलब दे ऑल्सो फील नाइस। लेकिन जब आप सुबह से शाम तक आप बात ही नहीं कर रहे हो, सीधा आपको मतलब आप आए खाए पिए एंड देन एक हस्बैंड वाइफ की तरह, भाई ये तो मेरी नीड है सो वी हैव टू डू इट, फीमेल्स वहां स्विच ऑफ कर जाती हैं। सो दे आर मोस्टली, आपने इनफैक्ट सुना भी होगा, और हम लोग को तो खैर रोजमर्रा ये केसेस देखने को मिलते हैं कि हस्बैंड इज सेइंग कि शी इज जस्ट नॉट रेडी, शी इज ऑलवेज अनहैप्पी। इसको तो हमेशा ही रहता है कि नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड और कुछ। तो जब हम डीप में जाते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं, जब उनको हम ये बताते हैं कि आप मुझे बताओ कि सुबह आपने ऑफिस से अपनी वाइफ को कितनी बार कॉल किया। आई नो, आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल द टाइम टॉकिंग और समथिंग, यू कैन ऑलवेज सेंड अ टेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज कॉल, 30 सेकंड की बात तो आप कर ही सकते हो अपनी वाइफ से। हाँ, वाइफ को लव यू तो बोलना जो है, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन लोग नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं। हग तो किए हुए कितने, मतलब अगर आप नॉर्मल किसी हस्बैंड वाइफ से पूछोगे तो आप उनसे पूछोगे कि आप अपनी वाइफ को दिन में कितनी बार हक करते हो, या अपने हस्बैंड को कितनी बार हक करते हो, तो कितने दिन में तो कई हफ्ते हो जाते हैं एक दूसरे को हक किए हुए। जबकि मैं बताऊं, हग इज अ ड्रग। बिल्कुल। हग एक दवा की तरह है। इंसान कितना भी खराब फील कर रहा हो ना, एक इंसान को आप गले लगा के देखिए, फिर उसमें इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हग होते करना हैं। इंडिया में थोड़ा अजीब है, हाँ, बट वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। लोग मिलते हैं, दे हग ईच दे अदर। हग ईच अदर। यहाँ पे तो क्या है कि उसको भी अगेन इट इज सेक्सुअलाइज्ड। हाँ, दैट्स व्हाट ना। आप जबकि किसी को अगर हक करते हैं हाँ, तो वो उसके पीछे दूसरा इंटेंशन ढूंढ लेता है आदमी। एग्जैक्टली। लेकिन वही है ना कि हस्बैंड वाइफ को ये देखना है कि एक लास्ट रिजॉर्ट ही नहीं वो है। आप सुबह से शाम, अगर मतलब मैंने आपको बताया, आपको पहले भी मैंने भी जी। कहा कि अगर आप पूछो कि आपने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को एक बार आज हक किया क्या, बोले एक बार आज, हम तो पता नहीं 2-3 हफ्ते हो गए एक दूसरे को हक किए हुए। आई लव यू तो मतलब शायद जब आई डोंट नो। एक मेरे दिमाग में और बात आई, जैसे जब एक जोड़ा प्रेम में होता है हाँ, शुरुआत में, बिफोर हाँ, मैरिज, हाँ, हाँ। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लव मैरिज अगर कर रहा है वो, हम्म। तो जब प्रेम में होता है तो वो उसका एक ड्यूटी होती है, सुबह उठा, फोन किया, डार्लिंग आई लव यू, आई लव यू, तो उसको गिफ्ट भेजे, फ्लावर्स भेजे। एग्जैक्टली। फिर जब वो शादी हो जाती है तो उसके बाद सालों साल ये सब नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? मतलब सो दैट इज द वन थिंग आई एम कौन टेलिंग। रोकता है इसके लिए? वाइफ रोकती है कि हस्बैंड रोकता है, भाई ये सब मत करो दोबारा? कोई नहीं रोकता है। मैं आपको बताऊं, यही तो कमियां हैं जो रिलेशनशिप कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ हाँ, रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले भी मैंने बताया कि पहले परिवार होते थे, पहले एक घर में 10 लोग होते थे, तो ना हस्बैंड को इतनी जरूरत लगती थी ना, और ना वाइफ को। जैसे औरतों को बात करने को चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। 10 लोग हैं उनके साथ बात कर बात कर लेंगी, ली। उनसे मिल। लेकिन अब तो हस्बैंड वाइफ ही हैं। बिल्कुल। तो ये जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कोई नहीं रोकता है किसी को आई लव यू कहने से, हक करने से, फ्लावर भेज देने से। एक फूल गुलाब का कितना, 10 रुपए का आता है। लेकिन इंसान बात 10 नहीं, वो रुपए या 100 100 का भी रुपए की आए, नहीं है। 100 का भी आए, तो भी वो जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो वो रोज खरीदते थे। एग्जैक्टली। लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो मुझे लगता है कि एनिवर्सरी और बर्थडे के सिवा कभी नहीं खरीदते होंगे। मैं आपको बता दूं, आप अगर सर्वे करने जाएंगे तो शायद एनिवर्सरी और बर्थडेज पे भी बहुत कम लोग करते हैं। यही सबसे बड़ी कमियां हैं। ये छोटे छोटे जेस्चर ना, बहुत अच्छा चीज आपने छेड़ा कि ये सुबह आई लव यू कहना। अगर आप अपनी वाइफ को आई लव यू एक बार बोल के तो देखो सुबह शाम, उसको दिन में 2-3 हक करके तो देखो, एक बार कॉल करके तो देखो। मैं आपको बताऊं, औरत का एक बहुत, इनफैक्ट हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक औरत ना
वो जब नाराज होके जैसे झट नहीं कहते ऐसे हाथ झटक दिया, आपने बोल दिया उसको, नहीं नहीं मुझसे तुमसे बात ही नहीं करनी, वो औरत वेट कर रही होती है कि तुम आ रहे हो मनाने आओ की तो बात नहीं करना है। यस। और क्या होता है उसमें, मर्द या कोई भी जो भी है वो ईगो पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा तुमने मुझे झटक दिया, तुमने मुझे ऐसे कर दिया, तो मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है, तुम्हारी ही एक वो है क्या रिस्पेक्ट, मैं नहीं हूं क्या इंपॉर्टेंट। सो उसमें हाँ, क्या ये होता है, रिलेशनशिप में मतलब रिस्पेक्ट और ये कहाँ से आ जाता है? मतलब आजकल मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ लोगों से हाँ कि वो माय पार्टनर डजंट रिस्पेक्ट मी। हाँ तो जैसे बाप बेटे हैं, हम्म तो उनको रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती हाँ कि मैं हमेशा रोज पिताजी के पैर छूंगा तो ही जान पाएंगे कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम्म या वाइस वर्सा। हम्म तो ये एक रिलेशनशिप में क्यों जरूरत है कि मैं एक अलग सी रिस्पेक्ट दिखाऊं? एक्चुअली रिस्पेक्ट यही जेस्चर्स ही है रिस्पेक्ट। हाँ। कोई अलग से कोई रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब किसी के पैर ही छू रहे हो। ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना, कि आई लव यू बोल देना, हग कर लेना, या फिर कम्युनिकेट कर लेना, ये जब मिसिंग हो जाता है तो इंसान क्या सोचता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हम्म। मेरी कोई मतलब यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है, मैं एक फर्नीचर की तरह पड़ा हुआ हूँ या पड़ी हुई हूँ, जो भी है, जो भी जेंडर को आप ले लो। तो वही चीज धीरे धीरे इंसान क्या है वो रिस्पेक्ट की तरह देखने लगता है। अब मैं आपको एक अपना केस बताती हूँ, मुंबई से आया था। सो वो लेडी को वो हस्बैंड ने बोला कि देखो भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, जबकि सब कुछ करता था अपने फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, वो सब कुछ करते थे। लेकिन उसको वही कि वो ना इमोशनल, वो हग करना, वो फोन पे बातें करना, कम्युनिकेट करना, ये चीजें मिसिंग थी। तो जब वाइफ ने ये बात कम्युनिकेट किया कि भाई आप ऐसा ये सब नहीं करते हो, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं घर में एक फर्नीचर की तरह पड़ी हुई हूँ, आई एम एज गुड एज अ टेबल और अ चेयर। तो ही सेड ऐसा तो नहीं है, मतलब यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे शो करना नहीं आता। मुझे नहीं आता शो करना। बट देन अ मैन और अ लेडी शुड अंडरस्टैंड कि दोनों के रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग हैं। तो हमको रिश्ते के लिए थोड़ा तो बीच में आना पड़ेगा ना, थोड़ा तो हमको इन चीजों को एक सेंटर पॉइंट पे लेके हाँ, आना वो तो पड़ेगा। मतलब हमारी, मेरी और उसकी दोनों की नीड है कि अगर हाँ हमें साथ में पैरेलली चलना है हम्म तो कुछ उसको करना पड़ेगा, कुछ मुझे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये लोग भूलते जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये और मैं चीजें वो बहुत हग मिसिंग है। वाली बात अगर करूं तो हम अपने पेरेंट्स को भी हग नहीं करते कभी। हम्म मतलब मैं अपने पिता को हग नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ नहीं करते एक हैं। वो उसकी वजह से, एक डर की वजह से कि हाँ वो बहुत रिस्पेक्टफुल रिश्ता है। लेकिन मुझे लगता है कि बाप भी इंतजार करता है कि बेटा उसको हग करे, हाँ, इनफैक्ट और अगर आप माँ भी इंतजार करती है कि बच्चे मुझे एग्जैक्टली हग करें। एग्जैक्टली। बट ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर लेकिन रिश्ता नहीं टूटता है। नहीं, वो टूट नहीं सकता ना, बिकॉज वो बनाया हुआ रिश्ता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना ना हम रिस्पेक्ट का वेट करते हैं, ना हम इन जेस्चर्स का वेट करते हैं। माँ भले ही चाहती है कि बेटा कम्युनिकेट करे या मिले या बात करे, लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो भी चलता है। हाँ, वो तो मतलब यही ये तो है, ये डिफरेंस तो है, है, ये तो है। यही डिफरेंस है। वो कल से नहीं कहेगा कि बेटा मैं डाइवोर्स ले रही हूँ माँ बनने से तुमसे। हाँ नहीं लेता है ना, वो चला जाता है, वो चलता ही जाता है बिल्कुल रिश्ता, और बिल्कुल। वो बॉन्ड कभी कमजोर नहीं होता। लेकिन ये जो रिश्ता है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है। ये ट्रांजैक्शनल भी है थोड़ा सा। जैसे जो पति पत्नी का रिश्ता है, हाँ वो शादियों को मैंने वैसा मैं मानता हूँ, हम्म थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल भी है। ट्रांजैक्शनल इन द सेंस कि गिव एंड टेक, गिव एंड टेक भी है। गिव एंड टेक एंड जो यस। हमारी इंडियन सोसाइटी में शादी होती है वो भी गिव एंड टेक से ही होती है ना, कि बेटा जो है वो 50 लाख कमाता होगा तो मैं शादी करवाऊंगा। हाँ एक्चुअली लोग यही देखते हैं यहीं पर ना। मतलब मैं आई एम एम्बेसडर ऑफ दैट कि अगर लड़का नहीं कमाता है और हम्म लड़की कमाती है हम्म तो शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे डीएनए में आ चुका है ये चीज ना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हाँ। अगर आप देखें तो हम आजकल अगर हाउस, अगर इक्वालिटी की हम बात करते हैं हम्म तो दैट इज ऑल्सो इक्वल, दैट इज कि इक्वल, पति घर संभाले और पत्नी जो है बाहर जॉब करे, दैट इज या इक्वल। दोनों जॉब करे, हम्म जैसा भी हो। दोनों जॉब करें ऐसा है, लेकिन कुछ चीजें फिर ना। लेकिन ये एक इशू और भी मैंने देखा है लोगों हम्म में कि जब दोनों जॉब करते हैं हम्म तो घर आके पति की डिमांड ये होती है कि पत्नी ही सब कुछ करे। एग्जैक्टली वही, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि हमारे हाँ। डीएनए में आ चुका है ये चीजें। इन चीजों को ये देखिए, हम इसी की तरफ जाएंगे। मैं आपको एज अ रिलेशनशिप कोच आज आपको बता दूं, आई जस्ट ब्रेक दिस न्यूज, नथिंग इज गोइंग टू रिवर्स। कुछ वापस नहीं होने वाला है, ये हम जाएंगे इसी की तरफ कि पति भी घर में काम करेगा और वाइफ जॉब करेगी, और ये चीज चलेगी। लेकिन इसको कहते हैं ना डाइजेस्ट करने में या एक्सेप्ट करने में सोसाइटी को बहुत टाइम समय लगेगा। बहुत लगेगा, क्योंकि ये हमारे डीएनए में आ चुका है कि औरत
जॉब करने के बाद भी घर में आके चाय बनाएगी। ऐसा नहीं कि कोई डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर कोई जानबूझ के कर रहा है। नो, ये हमारे कल्चर में, हमारे डीएनए में है। सो इसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं मतलब मैं देखता हूँ घर में ऐसे इश्यूज इस वजह से भी आते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा आते जो हैं। वर्किंग कपल्स हैं हम्म, उनके बीच में ये बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई मैं भी सब कुछ करके आ रही हूँ तो मैं घर पे सब कुछ क्यों हम्म, करूँ। हम्म, या मैं देखता हूँ कुछ फैमिलीज मैंने ऐसी भी देखी हैं कि वेल ऑफ है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन घर में उनकी बीवी जो है वही झाड़ू पोछा करे, वही खाना बनाए, वही सब कुछ करे। हाँ, हाँ, तो वहाँ मेल की मेंटालिटी ये है कि तुम करोगी क्या अगर ये नहीं करोगी एग्जैक्टली। तो उससे कुछ कराना क्यों है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ कराना आप क्यों है। शादी करके कोई लेबर थोड़ी लाए हो नहीं, नहीं। कि मैंने शादी की तो भैया अब एक मेरे को फ्री की लेबर मिल गई, वो मेरे घर का झाड़ू कटका बर्तन सब करेगी। हाँ, बट यहाँ पे ये भी समझना है कि घर के काम को लेबर की तरह भी नहीं लेना है। सी, आई टेल यू, आई हैव अ कुक और आई हैव अ सर्वेंट, जो भी है मेरे पास ऐसे। लेकिन अगर जिस दिन मेरा कुक या सर्वेंट नहीं आएगा तो ये घर मेरा है। हाँ आई हैव टू मेंटेन दैट हाउस, आई हैव टू नहीं, कुक मैं फॉर दूसरी बात फैमिली। कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोगों की, पुरुषों की मेंटालिटी ऐसी है कि मेरी बीवी फिर करेगी। हाँ, मतलब मैंने डिपेंड, ऐसे कई घर ज्यादातर, देखे हैं हाँ, ज्यादातर घरों में है जहाँ ऐसा। जो वुमेन है वो हाउसवाइफ है, हाँ, वेल ऑफ, पढ़ी लिखी, सब कुछ है, और फिर भी वो घर में उसको कोई हाउस हेल्प नहीं मिलेगा, कोई भी बाहर से ऐसी हेल्प नहीं मिलेगी कि भाई तुम फिर करोगे क्या। तो इनफैक्ट ये सोच कब बदलेगी लोगों की। टाइम लगेगा लेकिन बदलेगी, ये बदलेगी, और ये बदलेगी ही। मैंने आपको बोला कुछ भी वापस नहीं होने वाला। हाँ ये बदलेगा ही, और ये टाइम लगेगा और ये जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, इस चीज को मतलब ये समझने की हमको जरूरत है, चाहे वो हस्बैंड है या घर के कोई और भी मेंबर्स हैं। इस बात को ये समझना है कि सबको अगर जरूरत पड़ती है तो एग्जैक्टली वही वाली बात है ना, कि सबको मिलजुल के चीजों को करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान का ही ये जॉब है, यही करेगा। हाँ ठीक है, आई एम सिटिंग एट होम और फ्री हूं तो मैं करूंगी। हम लोग मैम एक मेरे रिलेटिव के घर गए थे एंड आई सॉ द मदर डूइंग एवरीथिंग एंड उनकी बेटी उनके बदले सब कुछ करती थी। बेटा जो था अगर वो हमारे साथ बैठा भी है एंड आई आस्क्ड हिम कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो उनको तो वो बताएगा। बेटा अपनी बहन को बोल देगा कि बेटा पानी ले आना। यस, एग्जैक्टली। फिर अल्टीमेटली पानी वही बच्ची लाएगी जो बहुत देर से और सारे काम कर रही है। तो हम ये बैरियर कब तोड़ेंगे कि बेटे को भी रोटी बनानी आनी चाहिए। ये माओ की ड्यूटी है, ये माओ की ड्यूटी है। जैसे कि आई टेल यू हाउ, व्हेन वी शिफ्टेड फ्रॉम आर्मी हाउस टू सिविल, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ढूंढने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, और उस टाइम कोविड का टाइम था, ठीक है। तो एवरीथिंग केम ऑन मी, सब कुछ, क्योंकि हस्बैंड वाज वर्किंग फ्रॉम होम, चिल्ड्रन वर स्टडिंग, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सो अब क्या होता था, मेरे हस्बैंड एक मीटिंग लेते थे, ठीक है, और मीटिंग के बाद वो क्या देखते थे कि मैं खाना बना रही हूँ, तो अगर सिंक में बर्तन पड़े तो आके सारे धो देते थे वो। मैं आपको बता रही हूँ। तो वो मेरे बेटे ने देखा, तो अब मेरा बेटा जब देखता है घर का कोई काम, तो वो ये कहता है, मम्मा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। या फिर वो बर्तन देखेगा तो वो बर्तन धो देगा। तो ये माओ की ड्यूटी है और पेरेंट्स की, दोनों की मिलजुल के, कि ये बच्चे को समझाना है कि काम ठीक है, अगर मैं बैठी हूँ, फ्री हूँ, तो मैं करूंगी घर का काम। लाइक एज आई सेड कि मेरे हस्बैंड अगर मीटिंग ले रहे होते थे तो मैं खाना बना रही थी, तो मीटिंग जैसे कॉल खत्म होती थी, आते थे, उठते थे, सिंक में बर्तन देखते थे तो धो के रख जाते थे। उनको पता था कि ये परेशान हो जाएगी अकेले। सोचिए फौज के कर्नल साहब जो है ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब बर्तन धो के चले जाते थे। हाँ हाँ, तो ये कितनी अच्छी बात है ये। एग्जैक्टली, एंड मतलब दैट टू कितना हेल्दी रिलेशनशिप होगा एंड कि वो आदमी आपके लिए सोच रहा है कि भाई अब मैम इस चीज में लगी है नहीं, तो मैं अगर कर जाता खैर हूँ। उस आदमी की तो बात ही अलग है, बिकॉज ही इज फ्रॉम देवरिया। अगर आप प्लेस देखा जाए, अब मैम थोड़ा बातों को उस तरफ ले चलते हैं कि ब्रिगेडियर साहब कैसे मिले आपको। मुझे वो जैसे शादी तब तब के टाइम में होती थी, अच्छा सुनो वहां पे एक लड़का है, अच्छा, घर वालों का जो शादी.com हाँ, था। कि वो वहां पे एक लड़का है और इंडियन आर्मी में है, फौज में है, अच्छा है। तो बस पापा गए, देखा, पसंद आया, बस हो गया। अच्छा, पहले लेकिन ये इश्यूज थे कि फौजी है तो उसे शादी मत करो, तो मतलब ये बैरियर आपके घर में नहीं आया है? नहीं, मेरे घर में नहीं आया, क्योंकि मेरे फादर ना बहुत विजनरी थे, बहुत अच्छा। ज्यादा। उनको ये चीज था, उन्होंने प्रॉपर्टी भी नहीं देखी, उन्होंने घर भी नहीं देखा। ये प्रॉपर्टी तो खुद ही थे वो। हाँ एग्जैक्टली, बट ये माइंडसेट बहुत कम लोगों में था ना। लोग पहले खेत देखते थे, घर देखते थे, हमेशा शादियों में ये हाँ, देखा बिल्कुल जाता है। बट ही वॉज वेरी विजनरी। ही सेड इफ अ बॉय इज फाइन देन एवरीथिंग इज फाइन। ही लर्न एवरीथिंग, वो तो है ही है। ही सेड कि देखो, एक्चुअली ये बहुत, अगर देखा जाए तो कितना थॉटफुल है
कि जैसे कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का सब धन धन संचय, संचय। बिल्कुल। तो उनके दिमाग में तो इनफैक्ट शादियों में यही होना चाहिए कि हम ये सारी चीजें देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, घर देखते हैं, लेकिन इंसान आपस में कैसा है, वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, इसके बारे में थोड़ा हम डीप नॉलेज नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डीप हम नहीं जाते हैं, जबकि वहीं जाने की जरूरत है। अल्टीमेटली वही चीज होती है, काम आती है। हम हमारे फादर बताते हैं कि पहले रिश्ते ऐसे देखते थे कि घर की नाली में जाके चेक करते थे अच्छा। कि कैसा दाल चावल पड़ा हुआ है, ओह अच्छा। उससे आइडिया हो जाता है कि आदमी कैसा खाना खाता होगा, ओके, दैट्स अ न्यूज़ टू बड़े मी। चावल हैं या अच्छा, बासमती खाता है अच्छा। या कैसी कौन सी दाल खाता है, वो हाँ, आपको उस हाँ। नाली से पता लग जाता है। अच्छा। तो ये तो है ही हाँ, पहले आपको, ऐसा होता था, बट बिल्कुल। आई थिंक माय डैड वाज विजनरी, ही हैड दैट विजन कि नहीं, लड़का कैसा फिर है। व्हेन और डिड यू गॉट मैरिड? 1997। सर कमीशन हो चुके थे? हाँ, हाँ, ही वाज अ मेजर साहब एट दैट अच्छा टाइम। अच्छा, बट नाइस। एक चीज था कि उन मेरे डैड ने जब ये सुना कि बिकॉज वो हमने मूवीज में देखा था ना कि मेजर साहब मतलब कि एक बुढ़ा सा आदमी होगा, हाँ। बड़ी बड़ी मूछ होगी, कुत्ता लेके घूमता होगा। तो पापा ने बोला मेजर साहब है तो बहुत उम्र होगी यार इसकी, क्योंकि हमने यही देखा था, लेकिन तब नहीं पता था कि ये तो 27 साल का लड़का है। हाँ, एक्चुअली मेजर साहब मेरे ख्याल 5 साल सर्विस में बन जाते हैं। हाँ, सो एग्जैक्टली, एंड 20 ईयर में आप कमीशन हो जाते हाँ। हो, तो वो सब चीजें तो थी, बट हाँ मतलब इट्स लिटिल डिफरेंट, लिटिल नहीं फिर बहुत ज्यादा अलग आप है। साथ में कब गए? इमीडिएटली। अच्छा, सर कहाँ हाँ, पोस्टेड थे उसमें? ही वाज डूइंग, वहां पे थे, मऊ में थे अच्छा, कोर्स, ही वाज इंस्ट्रक्टर देयर। ओके उसके बाद ये आईआईएससी बैंगलोर में ही वाज नॉमिनेटेड फॉर एमटेक, ओके तो वहां हम लोग एक साथ एमटेक के लिए गए, तो दैट वाज हिज स्टडी पीरियड, तो 2 साल हम वहां रहे हैं। ओके। हाँ, उसके बाद हम यूनिट आए थे। उसके आसपास ही कारगिल वॉर भी हुई होगी, 99। यस। कुछ आपको उसका याद है? उसका याद ये है कि लाइक आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई हैड 2 मिसकैरेजेस बिफोर दैट, अच्छा, एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जो है आप बिस्तर से नहीं हिल सकते क्योंकि आपका 2 मिसकैरेज पहले हो रखा है। और उसी टाइम पे, पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेरे हस्बैंड दूर थे और अलग थे, एंड आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माय ओन, एंड फैमिली के लोग आते जाते रहते थे, मिलते थे, तो उसकी ये मेमोरीज हैं, बट अच्छा था, इट वाज मतलब नाइस। सर वॉर में गए थे? वॉर में नहीं, बिकॉज क्या है, हर यूनिट में ना एवरीबडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, तो वो सारे एक्सरसाइजेस चलती रहती थी, तो यूनिट में तो कोई रहता ही नहीं था, दे वर ऑलवेज अवे ऑन द उसमें फील्ड। कहाँ पोस्टेड थे सर? मथुरा में, वन ओके, कोर में, एंड वन इट कोर वाज अ में। वेरी एक्टिव कोर। हाँ, माय फादर वाज इन बेस हॉस्पिटल दैट टाइम। हम्म। मैं तो 3rd क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। एंड कारगिल वॉर मतलब मेरे लिए तो वो था, मैं एक बार गया था उनके वार्ड में, अच्छा। तो उस समय सारे सेलिब्रिटीज आते थे। बेस हॉस्पिटल में सर्जिकल 2 में थे फादर, तो आज तक उस समय चैनल नहीं बना था। अच्छा, मेट्रो अच्छा। पे एक सेक्शन आता था आधे घंटे का, ओके। तो आई सॉ माय फादर ऑन आज तक। अच्छा। रवीना टंडन थी साथ में और शायद संजय दत्त थे, ओके, ओके। तो मैं एकदम फैसिनेट हो गया। हम्म, मैं कहा आपके यहाँ तो वॉर हीरोज आ रखे हैं, मुझे भी जाना है। हम्म। छोटा बच्चा 3rd में पढ़ता था, मैं गया एंड इतना हॉरिबल था वो देखने के लिए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाँ, पैर नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ। किसी का पूरा पेट में पट्टी बंधी हुई है, कैथेटर्स लगे हुए हैं। हम्म, ये परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव साहब जो हैं, ये वहीं थे उस वक्त ओके। बेस में ही। हाँ, मैं दोबारा बेस हॉस्पिटल नहीं जा पाया हाँ, बिकॉज वो आपको एक ट्रॉमा जैसा फॉर अ हो वेरी गया। लॉन्ग टाइम। एंड आई सॉ माय फादर लाइक 3 या 4 महीने बाद। वो रोज घर आते थे, लेकिन हम दोनों बच्चों के सोने के बाद आते थे और हमारे जगने से पहले चले जाते थे। एंड हमारे स्कूल में पहले तो बहुत सारी बसेस थी, लेकिन एक बस हम सबको लेके जाती थी हाँ, हाँ, हाँ। कारगिल के टाइम पे। हाँ। तो खैर युद्ध तो नहीं होना चाहिए। तो मैम जैसे आप अभी बता रहे थे कि 2 मिसकैरेज हुए, तो ये तो मतलब बड़ा दुख वाली बात है, बट आपके चेहरे पे ऐसा कोई मतलब मुझे भाव नहीं दिखा। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे जनरली आपने सुना होगा, रिलेशनशिप में औरतें कोई एक चीज बहुत खराब हो जाती है तो उसको बार बार कहती हैं, पूरे लाइफ उसके लिए ब्लेम भी करती हैं, कंप्लेन भी करती हैं, लेकिन शायद एक सैनिक की वाइफ में ये क्वालिटीज आ ही जाती हैं। जो देशभक्ति पति में होती है वो शायद वाइफ में भी ये चीज आ जाती है कि जब कंट्री की बात आ जाती है, देश की बात आ जाती है, वॉर की बात आ जाती है, तो अपनी जो लाइफ है, अपने जो दुख हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम भूल जाते हैं, एज अ फैमिली हम भूल जाते हैं पूरा। फिर हमें ना कोई रिग्रेट रहता है, ना कोई कंप्लेन रहती है, ना कोई दुख रहता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट या कोई कंप्लेन नहीं है कि
उस डिफिकल्ट फेज में मेरे हस्बैंड उस टाइम पे वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर मैम कारगिल के बाद आप लोग कहाँ गए फिर? कारगिल के बाद हम दिल्ली में थे पोस्टेड फॉर 5 years. ओके। बोथ माय चिल्ड्रन वर बोर्न देयर ओनली। अच्छा हाँ जी, बोथ वर बोर्न देयर ओनली एंड देन ही वेंट फॉर कमांड टू असम तेजपुर। अच्छा। हम्म। असम, हम्म। उल्फा वाले एरिया में। उल्फा वाली रेंज में। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टेन्योर। वहाँ कैसे फिर? इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हमारा मूवमेंट बहुत मुश्किल होता था। हम वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट। मतलब कभी कहीं कोई ब्लास्ट सुनने को मिलता था, कभी कोई ब्लास्ट सुनने को मिलता था। और कभी ऐसा भी हुआ है एक दो बार कि हमने सुना है कि वहां पे ब्लास्ट हुआ और दूसरे दिन हस्बैंड को अपनी कॉन्वाई लेके उधर जाना है। लेकिन समहाउ अगेन एज आई सेड कि एक फौजी का परिवार, एक उसकी वाइफ इस तरह से मेच्योर हो जाती है चीजों को लेकर के कि वो ना कभी रोकती है और ना कभी फौजी सोचता है कि कल ही तो वहां ब्लास्ट हुआ था और मैं फिर अपनी गाड़ियां लेके जा रहा हूँ वहां पे। सो हाँ, मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, बट देन यू आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कंट्री। आपको एक्चुअली वो यूनिफॉर्म बहुत मजबूत बना देती है, बहुत ज्यादा। तो मैम वो कमांड के टाइम पे तो आप फिर सीओ साहब की वाइफ हो गई, हाँ फिर वो फेज कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल फेज बिकॉज क्या है इंडियन आर्मी में ना, इट्स नॉट लाइक अ जॉब। आप एक फैमिली की तरह रहते हो और जब आप एक कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ हो तो आपके लिए जितने नीचे ऑफिसर्स और लेडीज हैं आपके साथ, आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज हैं, वो एक्चुअली में पूरा परिवार होता है। उनका सुख दुख, उनका उनका मतलब सोना रहना खाना, उनके घर में पंखे ठीक नहीं है, उनके घर में राशन की कैसी स्थिति है, उनके बच्चे किस कंडीशन में है, उनकी पढ़ाई किस इसमें है। तो आप जैसे एक इतना बड़ा परिवार लेके चलाते हो, तो बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है। आप तो ये आपका रिलेशनशिप कोचिंग तभी शुरू हुआ या उसके बाद शुरू हुआ? नहीं, उसके बाद शुरू हुआ था। ओके। उसके बाद फिर शुरू वहीं हुआ आपने था। स्पेशल स्पेशल नहीं, स्कूल को मैंने ज्वाइन किया? जबलपुर में स्पेशल स्कूल में आई वाज एज अ प्रिंसिपल अच्छा, एंड वहां से मुझे साइकोलॉजी से प्यार शुरू हुआ एंड देन आई सिग्नल्स के स्टार्ट। सेंटर में? हाँ, सिग्नल सेंटर है। हाँ जी। ओके। हाँ जी, मेरी शादी जबलपुर। जबलपुर में ही हुई है, ओह वंडरफुल। तो आई सीन दैट। हाँ, इट्स नाइस प्लेस। फिर जबलपुर में तो साहब बन गए होंगे कर्नल? ही वाज ब्रिगेडियर एट दैट ब्रिगेड, टाइम। ओके। हाँ, ही वाज ब्रिगेडियर एट दैट टाइम। हाँ। तो खैर फ्लैग स्टाफ होने के बाद तो कहानी एकदम बदल जाती है। हाँ, बदल जाती है, बट आपका जो बेसिक नेचर होता है वो कहीं नहीं बदलता है। सो एंड नहीं, बट एक यूनिट से एक ब्रिगेड को कमांड करने की जो जर्नी है हाँ, वो एकदम अलग होती वो होगी। अलग होती है, वो अलग होती है। वो डिफरेंट होती है बिकॉज यू आर एट डिफरेंट लेवल। सो आप उसके बाद जब आप एज अ उसमें हो जाते हो तो आपके साथ सीओज होते हैं। सो हाँ दे आर बिल्कुल लुकिंग आफ्टर द फैमिली एंड यू आर टॉप ऑफ दैट। बिल्कुल। तो आप और भी एक स्टेप अब और बड़े हो जाते हो। जैसे एक कहते हैं ना कि एक घर में एक हस्बैंड वाइफ है तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो वो देख रहे हैं उनको, वो उनको देख रहे हैं। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। और मतलब फिर जबलपुर से फिर साहब कहाँ गए? ही वेंट टू दिल्ली एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स में। फिर हेडक्वार्टर से रिटायर हुए? हाँ, वहां से रिटायरमेंट ओके। लिया उन्होंने। हाँ। तो ये इसको थोड़ा मुझे बताइए ब्रीफली कि कैसे आप अपने को प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ 2 साल रहना है, हम्म। फिर 2 साल बाद साहब कहीं और चले जाएंगे, फिर उनके साथ वहां चले जाना है, फिर हाँ। वो सारा फ्रेंड सर्कल वहां बनाना है, हाँ। हाँ, दोस्त यार बदलेंगे, बच्चों के दोस्त यार बदलेंगे। एग्जैक्टली। इतना आसान नहीं है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना। जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, एक हफ्ते के लिए जाते हो, तो वहां पे चीजें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। अब आप सोचो कि एक फौजी की वाइफ के लिए, बिकॉज फौजी के लिए तो उसकी नौकरी है, अपना वो काम करता रहता है, लेकिन उसके बच्चों के लिए, उसकी वाइफ के लिए इतना आसान नहीं होती हैं चीजें। लेकिन एज आई सेड ना कि वो हम इतने ट्यून्ड हो जाते हैं इन चीजों के लिए कि धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हम एक खंडहर से घर को पूरा महल बनाते हैं। हमेशा उसको एमईएस के घर को ठीक करते हैं, उसको सजाते हैं। हमारी पार्टीज होंगी, हम लोगों को इनवाइट करेंगे और एक हम पूरा 2 ढाई साल में पूरा माहौल अच्छा सा बना लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चे भी कर लेते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं और फिर दूसरे स्टेशन में जाने को तैयार हो जाते हैं। मैंने आपके स्टोर में भी वो काला वाला बक्सा देखा जो शायद साहब के साथ इंडिया गया होगा, हाँ, वो और वो रहता अभी है। रखा है आपने संभाल के। अभी भी है, अभी भी है वो। और वो हमेशा ही रहेगा। मतलब ऑब्वियसली हमारे तो लास्ट तक 60-70 बॉक्सेस इकट्ठा हो जाते हैं हमारे फौजियों के। यस, हमारे 60-70 बॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 60-70 बॉक्स तो आप नहीं रख सकते हो, लेकिन हम फिर भी 2-4 तो रखते ही हैं अपनी यादों का, वो जो कहते हैं ना हमारे यादों का बक्सा, तो हम रखते ही हैं उसको। मैम एक और मेरे बात दिमाग में आ रही थी कि दोनों बच्चे फिर फौज में क्यों नहीं गए?
दोनों बच्चे फौज में नहीं गए, एक्चुअली ये इनकी अपनी चॉइस है। अच्छा, वी वहाँ ऑलवेज मतलब आपने वांटेड, नहीं कभी कंट्रोल नहीं किया कि नहीं फौजी बनना ही है? नहीं, ये वी वर वेरी क्लियर अबाउट दिस, हम दोनों ही बहुत क्लियर थे इस मामले में कि जिसने जो करना है वो करे, इट इज देयर चॉइस वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। बिकॉज मेरे हस्बैंड सेकेंड जनरेशन है फौज में, मेरे फादर इन लॉ भी फौज में ही थे और सिग्नल कोर में ही थे वो। नहीं, इसीलिए वो थर्ड जनरेशन मतलब। हाँ, नहीं, वी आई ऑलवेज वांट, मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे जाएं। अच्छा, दे आर स्टिल, आई मीन अभी बेटा मेरा कॉलेज में ही है और बेटी ने he can कॉलेज try for खत्म करके, CDS. हाँ, ही कैन ट्राई, बट इट इज हिज चॉइस वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। सी, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड एज अ साइकोलॉजी का आप स्टूडेंट ही कह सकते हो, बिकॉज साइकोलॉजी में भी आप हाँ, रोज कभी आप सीखते हो, हमेशा स्टूडेंट ही हो। आप सीखते ही हो इन एनी फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सही आधार देना, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अपनी चॉइसेस उनके ऊपर थोपना। तो हमने उस पे काम किया है, बाकी उनकी मर्जी। दिस इज व्हाट वी हैव मैम, वर्कड ऑन। थोड़ा सा एक कठिन सवाल आपसे पूछूंगा। अच्छा, रेप क्यों होता है? रेप, Why somebody, मतलब मेल जो है वो, हाउ कैन ही फोर्स हिमसेल्फ ऑन समवन? क्यों करता है वो? अब सी आई टेल यू, रेप का जो है ना, क्यों करता है का तो खैर वो मैं ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ कैन समबडी फोर्स ऑन समवन, इट इज द इमोशन इस टाइम पे ना। आई टेल यू, और आपने ये देखा होगा कि अब ज्यादा बढ़ भी गया है, हाँ, सोशल मीडिया पे ज्यादा आ रहा है और बढ़ भी गया है, और कोई एज लिमिट भी नहीं रह गई है। 80-year-old वुमन के साथ कर दे रहे हैं, मैम जस्ट बॉर्न बच्चे के साथ कर दे रहे हैं। जस्ट बॉर्न बच्चे के साथ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बार बार बोलूंगी, इनफैक्ट ये सोशल मीडिया ना, अब मैं आपको बताऊं कि क्या होता है ना, मेन जब ना कोई विजुअल कोई चीज देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इस तरह की एक्साइटमेंट आती है, बहुत ज्यादा, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन देमसेल्फ। तो यही सबसे बड़ा चीज है कि पहली बात तो ये जो आप देखोगे कि ये जो पॉर्न मूवीज हैं अब हैंडी हो गई हैं, सब लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स। इनफैक्ट बहुतों से अगर पूछोगे तो रिग्रेट बहुत होगा उनको इन चीजों का। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंडली मतलब अब खैर इसको तो क्या ही कहें कि अभी आपने इनफैक्ट आई डोंट नो सुना कि नहीं, 8 साल के लड़के ने किया रेप। अब 8 साल के बच्चे ने कहाँ पॉर्न देखा, कैसे देखा, गॉड नोज, बिकॉज थिंग्स आर वेरी हैंडी। लोगों को जरूरत से ज्यादा जिस चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है उसकी भी नॉलेज हो रही है, बहुत जल्दी हो जा रही है, बहुत ज्यादा जल्दी हो जा रही है सारी चीजें। इनफैक्ट लड़कियां प्यूबर्टी बहुत जल्दी हिट कर दे रही हैं एट द एज ऑफ 9 और 10, जो कि इवन बिफोर दैट, हम इवन बिफोर दैट, सम केसेस इवन बिफोर दैट। पहले 13-14 साल के बाद कहीं पर ये चीजें प्यूबर्टी हिट करती थी लड़कियां। तो बहुत सी चीजें बदल गई हैं। तो रेप वाला जो आपका क्वेश्चन है कि रेप क्यों कर देते हैं लोग, थोड़ा सा हमको इस पे ना थोड़ा सा रूट पे जाना पड़ेगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपब्रिंगिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, पेरेंटिंग का भी इसमें कुछ नहीं 100% रोल है। Okay. पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि आप कैसे वैल्यू कराते हो एक एक आदमी को, एक लड़के को, एक बच्चे को, एक फीमेल को वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है या एक फीमेल को एक मतलब एक लेडी की तरह देख रहा है, इट्स अपने पार्ट की तरह देख रहा है कि जैसे एक मैं इंसान हूं वो फीमेल भी वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर भी वही पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल है। आई डोंट नो आपने वो एड देखा है कि नहीं, जब वो लड़की कहती है कि मम्मी मेरी मुझे पार्टी में जाना है, तो बेटा कहता है कि मम्मा ये कहाँ जाएगी, रात के 12 बजे लड़के इधर उधर घूमते हैं सब लोग, और वो भी पार्टी में जा रहा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एड है। तो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल पार्टी में नहीं जाना है, तू नहीं जाएगा पार्टी में, क्योंकि तेरे जैसे लड़के पार्टी करेंगे, बियर पिएंगे, बाहर निकलेंगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे, रेप करेंगे। तो तू घर में रह और तू जाएगी पार्टी में, क्योंकि तुझे रोकना जरूरी नहीं है, तुमको रोकना जरूरी है कि तुम्हारे जैसे ही लड़के, जैसे तुम्हारी बहन जैसी लड़कियां निकलती हैं और तुम्हारे जैसे लड़के इस तरह से करके और ये सारी चीजें करते हैं। तो हम कपड़ों का कुछ रोल होता है? नो, नॉट एट ऑल। जैसे आई हैव बीन टू बॉम्बे मेनी टाइम्स एंड आई हैव सीन देयर कि लोग आराम से लोकल में शॉर्ट ड्रेसेस पहन के घूम रहे हैं, पब से आ रहे हैं, सीधे कोई उनको लेके जा रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही चीज हम लखनऊ में अगर देखें तो लखनऊ में इट्स अ वेरी बिग थिंग।
बिग थिंग इन द सेंस, कि मतलब बहुत बड़ी बात है, लड़की रात में 12 बजे घूम रही है, सिगरेट पी रही है। हाँ, सी आई टेल यू, ये इतना बड़ा मिथ है कि कपड़ों की वजह से कुछ हो जाता है। आपने वो केस वहां का देखा था, मध्य प्रदेश का था, कि योगा पोजेस बने थे और उसके हाँ हाँ बिल्कुल, बॉडी पार्ट पे बॉडी पार्ट पे स्क्रैच उन्होंने किया जी। हुआ था। वहां क्या कपड़ों का रोल था? 80 साल की औरत का जब रेप हुआ, वहां क्या कपड़े का रोल था? 2.5 साल की बिटिया का जब रेप हुआ, वहां क्या कपड़े का रोल था? ये सरासर एक तरह से कह सकते हैं, ये पुरुष समाज को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो। ये बनाई हुई एक मानसिकता है, वहां पर भी एक डोमिनेट करने का वो है। कपड़ों का अगर रोल होता तो ये सारे मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए, वहां क्यों हुए रेप? नहीं मैम, अगर समाज उन पुरुषों का बहिष्कार कर दे जो रेपिस्ट हैं, तो भी तो वो बदल जाएंगे ना, वो सुधर जाएंगे। एग्जैक्टली आप मुझे बताइए, हमने इसको कितना नॉर्मलाइज कर लिया है। कन्विक्टेड रेप फेलेंस जो हैं, उनकी अपनी फैमिलीज उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं। बिल्कुल। कैसे कर लेती हैं? नो, बिकॉज हमारे समाज ने ये कहा है बेटों से और बेटियों से कि वो तो लड़का है, उसने कर दिया, तुम कैसे कर सकती हो ये चीज? हाँ, नेताजी ने कहा था। एग्जैक्टली। सी आई टेल यू, आपने वो उनका नहीं सुना था? पीपल स्माइल एट इट, मतलब लोग इसको हंसते हैं, इसको जोक बनाते हैं। कितनी मतलब कितना दर्द है इन चीजों में, कितनी तकलीफ है इन चीजों में। बिल्कुल। लेकिन लोग इसको स्माइल करके, जोक बना करके इन चीजों का मतलब बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, इसको सीरियस नहीं मैम, लेते हैं। जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो थाने पैसे जमा करता है, बच्चा उसका रेपिस्ट से नॉन रेपिस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर पेरेंट्स का तो रोल मतलब आता वो है। अपने घर में आप उस बंदे को कैसे दोबारा बुला रहे हो, व्हेन यू नो दैट ही इज अ रेपिस्ट? एग्जैक्टली, सो एंड मुझे नहीं लगता कि वो 7 साल जेल में रहने के बाद सुधर भी जाता होगा। आई डोंट नो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, किस तरह की उसको काउंसलिंग होती है, किस तरह की उसके साथ उसको ट्रीटमेंट मिलता है। सो वो डिपेंड करता है कि उसको रिग्रेट है कि नहीं, उसको गिल्ट है कि नहीं, उसको चेंज करना है कि नहीं। समझ रहे हो आप? सी क्या होता है ना, आई टेल यू, साइकोलॉजी में एक चीज होती है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, कि जैसे मुझे लगा कि मुझसे ही कोई गलती हुई, तो जो एक पता है किस चीज, जब मुझसे कोई गलती होगी तो मैं गिल्ट का इमोशन एक्सपीरियंस करूंगी, मतलब मुझे गिल्ट होगा और रिग्रेट होगा। और उसके बाद सेकंड चीज आती है, दुख होगा। और दुख के बाद तब पश्चाताप आता है। उसके बाद होगा। ये 3 चीजें होती हैं। जब गलती होती है हमसे, तो हम गिल्ट और रिग्रेट का इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद हमें दुख होता है, और दुख के बाद पश्चाताप होता है। बिल्कुल। जो तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे दुख हुआ और मैंने पश्चाताप किया। तो वहां पर वही है ना कि उस इंसान को गिल्ट कितना है, रिग्रेट कितना है, वो पश्चाताप कितना कर रहा है। नहीं, और मैंने देखा है कि जो जैसे जो पॉर्न एडिक्ट्स हैं, उनको भी गिल्ट होता ही होगा। गिल्ट इन द सेंस कि बार बार वो पॉर्न देखते हैं, बार हाँ, बार वो वो एडिक्शन में चले जाते मास्टरबेशन हैं में ना। जाते हैं, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर वही करते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, आप अगर देखेंगे, अगर आप सर्वेज करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो जैसे आदमियों को विजुअल्स बहुत, आप देखेंगे आदमी ज्यादा पॉर्न देखते हैं, फीमेल्स कम देखती हैं। Okay. क्योंकि आदमी जो होते हैं ना, उनको विजुअल कोई चीज देख के उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, कोई भी चीज, चाहे वो अगर एक कोई बहुत ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही आइडियल आदमी है, एक बहुत सज्जन पुरुष है, तो वो भी अगर कोई ब्यूटीफुल लेडी जा रही है, वो जा रही है, तो इसका मतलब उसको गलत तरीके से नहीं, लेकिन वो पलट के देखेगा जरूर। हाँ बिल्कुल। तो वो है, तो औरतों को इस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़का ज्यादा फोटो मांगता है, हाँ, लड़कियां कम फोटो क्या मांगती करेगी हैं। फोटो का? एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट बहुत बार ऐसे बॉयज होते हैं ना कि वो उसमें प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि सर मैम मैं तो इसकी बार बार फोटो मांगता हूँ, ये तो कभी मेरी फोटो मांगती ही नहीं है, क्या मुझे प्यार नहीं करती है? ऐसा नहीं है। आपको विजुअल्स चाहिए क्योंकि आप मेल हो, और लड़की को विजुअल्स का कोई खास मतलब नहीं होता है। तो पॉर्न भी ना ज्यादातर मेल्स देखते हैं, फीमेल्स ज्यादातर पॉर्न नहीं देखती हैं। मैम, कुछ रिलेशंस के डिस्ट्रॉय होने में पॉर्न का भी कोई रोल होता होगा? पॉर्न का रोल तब होता है कि जब मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी के पार्ट से? सेक्सुअल इंटीमेसी के पास है, यस। पॉर्न का इनफैक्ट 1-2 केसेस ऐसे, इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक लेडी का मेरे पास कॉल आया कि मेरे हस्बैंड कंटिन्यूअसली पॉर्न देखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं वाइफ हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और मेरे बगल में ही तुम बैठ के पॉर्न देख रहे हो। तो उनका रिश्ता बहुत बिगड़ रहा था इस वजह से। शी हैड टू कम फॉर द काउंसलिंग दिस नहीं, थिंग। मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, जैसे लोग देखते हैं अब पॉर्न में, जैसे वेस्टर्न पॉर्न तो पूरा फिल्माया जाता है प्रॉपर,
तो आप देखेंगे कि मेल जो है 60 मिनट तक परफॉर्म कर रहा है, तो फीमेल जो नॉर्मल आदमी देख रहा है वो ये भी सोचता होगा कि मेरा हस्बैंड तो परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। नहीं, एक्चुअली ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो मूवी है और रियल कुछ और होता है। हाँ, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड आई थिंक अगर लोग थोड़ा समझें इस बात को। लोग बात नहीं करते मैम, मेन दिक्कत तो यही है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है इंटीमेसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं, कपल्स ऐसे आते हैं कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज से अच्छा लगता है, और हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ को पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज से अच्छा लगता है। अब इसमें भी लोग आपस में बात नहीं करते हैं, और जबकि इस चीज में तो सबसे डिटेल में आप दोनों ही बात कर सकते हो, और तीसरा कौन आपके बारे में बात बिल्कुल। करने आएगा इस बारे में। तो यहाँ पर भी इस बारे में बात करनी चाहिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से। तो मैम ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस आपका रिएक्शन चीजों पर क्या है। आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना हो गई, आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट लेट हो गई, आपकी ट्रेन लेट हो गई, आपके साथ कोई कहा-सुनी कहीं चीजें हो गई, तो आपका रिएक्शन क्या है और आप उस पर क्या बर्ताव कर रहे हैं दूसरे के साथ। जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या रिएक्शन देना है, कहाँ किन चीज़ों से उलझना है और किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपने मूड से और अपने टेम्परामेंट से नहीं काम करता है। वो सिचुएशंस को देख करके रिएक्शन देता है और सिचुएशन को समझ करके बातें करता है। दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। मैम थोड़ा पीटीएसडी की बात करते हैं। हम्म तो जो लोग पीटीएसडी से जूझ रहे हैं हम्म उनको मतलब कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, पीटीएसडी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपने पूछ ली। बहुत से लोग पीटीएसडी से डील कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास भी केसेस आते हैं, और कितने लोग हैं कि उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। एंड इट्स अ रियल डिसऑर्डर। ये इंसान अपने कुछ ऐसे ट्रॉमास को, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार फेस करता है, और वो लाइफ में ना आगे ही नहीं बढ़ पाता है। मैं आपको बता दूं, पीटीएसडी एक इतना सीरियस चीज है। तो इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है, यू शुड गो टू द काउंसलर। आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए, आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए, और आपके आसपास के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि पीटीएसडी एक रियल चीज है और इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है इस चीज को लेकर के। जैसे परिवारों को लोग फिर आपको कहते हैं कि आप नाटक कर रहे हो या आपने कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से वो ट्रॉमा आपको फेस करना पड़ा, एग्जैक्टली। तो उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? मतलब जिसको पीटीएसडी है उसको तो आप उसका इलाज कर सकते हो, एग्जैक्टली। लेकिन जो उसके अगल बगल का समाज है उसके लिए क्या करना है? सी, अगल बगल का समाज की बात, अगर हम जो आप पहले बात कर रहे थे, हम अगल बगल का समाज तो ये भी कहता है कि तुम्हारे छोटे कपड़ों की वजह से तुम्हारा रेप हो गया। जी। तो अगल बगल का समाज के बारे में नहीं सोचना, आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है और इस चीज को सीरियसली लेना है। जब तक आप इस चीज को सीरियसली नहीं लोगे, आप एक जगह स्टक रहोगे। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा अपनी लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, इसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो पीटीएसडी एक सीरियस चीज है और इस पे जरूर काम करना चाहिए। और मैम डिप्रेशन क्या चीज है? डिप्रेशन, आप देखिए, एक तो डिप्रेशन क्या होता है कि अगर आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं तो वो बताऊं, या फिर आप उसके रीजंस पूछ रहे हो? नहीं, रीजंस बताइए। रीजंस देखिए, रीजन एक तो हमारा कुछ लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, कि मैंने कुछ किया और उसका बहुत ही खराब रिजल्ट आ गया। वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, चीजें खराब हो गई, रिश्ते खराब हो गए, करियर में प्रॉब्लम आ गई, या कोई ऐसा चीज, या कोई ऐसी चीज देख ली कि जो शायद कभी हम उसको मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, और जो कि बहुत ज्यादा दुख कर देने वाला या बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली चीज है। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। और एक जेनेटिक भी होता है। ओके। जेनेटिक मतलब जैसे कि मेरी मदर को अगर डिप्रेशन है, तो मुझे भी आ सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको मैं बताऊँ, अगर आप डेटा पे जाएँगे, तो 5 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। ओके। 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन इस पे बहुत कम हम लोग बात करते हैं। और मैम जो डिप्रेशन में दवाइयाँ खाते हैं ये एडिक्टिव होती हैं या ये कुछ सच में करती हैं? देखिए, डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। मेरे पास 2 लोग आए और मैं दंग रह गई कि वो 10 साल से दवाई खा रहे हैं। हाँ। ये गलत है।
इतनी लंबी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको काउंसलिंग लेनी है, आपको थेरेपीज लेनी है, क्योंकि आप 10 साल से दवाई खा रहे। हाँ, दवाई जरूरत पड़ती है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यू मंथ्स, आपको लेना चाहिए, क्योंकि कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको सिर्फ काउंसलिंग और थेरेपी से नहीं सॉल्व किया जा सकता। लेकिन मेडिसिन का एक लिमिटेड पीरियड होना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। अगर आप इतने महीनों और सालों तक दवाई खा रहे हैं तो आप एडिक्शन में ही चले गए हैं, आप उसके सहारे ही जीवन जी रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। वो लाइफ को आपके बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, और लेट मी टेल यू, आप बिना दवाई के कुछ टाइम के बाद रह ही नहीं पाएंगे, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा मैम, जो लोग जो इंसोम्निया से डील करते हैं, तो वो भी कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, या सच में कुछ ऐसा हो जाता है कि नींद नहीं आती? बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा। अ पर्सन हु इज नॉट एट पीस, जो शांति में नहीं है, उसको ही नींद नहीं आती है। तो उसके लिए आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, थेरेपीज होती हैं, बहुत से ऐसे इसके सॉल्यूशंस हैं। आप खूब सारा वेट लिफ्टिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए, आपके पास बहुत, आप सोशल सर्कल अपना थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा लोगों से मिलिए जुलिए, थोड़ा लोगों से बातचीत करिए, ऐसे लोगों से कि जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो 6-6 महीना नहीं सो पा रहे थे, 6-6 महीने से परेशान थे, एंड उन्होंने इन सारी चीजों को अपनाया। इनफैक्ट धूप, सुबह की धूप लेना बहुत अच्छा है इंसोम्निया के लिए। अच्छा। वो भी आपको बहुत अच्छा फील कराता है। हेल्दी स्लीप साइकिल कैसे डेवलप होती है? हेल्दी स्लीप साइकिल आपको थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। या यूं कहें कि कितने घंटे सोना इज हेल्दी? देखिए, 8 घंटे की नींद तो हमको पता है कि हेल्दी है। अब देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हेल्दी स्लीप और कितना घंटा जरूरी है। अब देखिए, दिन में कितना 24 आवर्स होते हैं? हाँ। 24 घंटे। और 24 घंटे में अगर 8 घंटा बनाया गया है सोने की, जो कि बहुत बड़ा पीरियड होता है 24 घंटे का, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी स्लीप में ही रिकवर करती है। और अगर हमारा, देखिए, जो स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको हैं, जो नहीं सो पाते हैं, आप उनका फेस देखेंगे, आप उनकी बॉडी देखेंगे, आप उनका हेयर स्ट्रक्चर देखेंगे, आप उनकी स्किन देखेंगे, वो बहुत ही खराब कंडीशन में होते हैं। सो ये स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। और स्लीप का, जैसे आपने मुझे पूछा कि मैम कि कितना जरूरी है और क्या, देखिए, जैसे मैंने बोला कि 8 घंटा आपका स्लीप है, तो इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा टाइम है उसके लिए, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसके लिए करना पड़ेगा। आपको अपने फोन से 1-1.5 घंटा दूर होना पड़ेगा। आपको शाम को शावर ले लेना चाहिए सोने से पहले, अगर आपको नींद की इशू हो रही है। आप एक हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप कुछ ऐसे लोगों से बात कर सकते हो जो आपको अच्छा फील कराएं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प एक करता है और सोने बहुत में। अच्छी बात मेरे दिमाग में आई, फोन्स जो आज की डेट में सबकी सबसे इम्पोर्टेंट इस समय चीज है, उससे आप बच्चों को दूर कैसे रखें, बुजुर्गों को दूर कैसे रखें? हाँ, जो ये मिडिल एज के लोग हैं वो तो फोन मोस्टली काम के लिए यूज करते हैं, हाँ, लेकिन जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो दोनों की डिपेंडेंसी फोन पे हो जाती है जीने के लिए। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं बिना फोन के खाना नहीं खा सकते, कहीं भी दुनिया में हो, खाना खाना तो फोन चाहिए। और फिर वो कोकोमेलन जैसे वो देख रहे हैं एग्जैक्टली। जिसमें बहुत सारे विजुअल्स आते जाते रहेंगे, तो ये कितना हार्मफुल ब्रेन के लिए होता है। बिल्कुल, आपके ब्रेन को रॉट कर रहा है फोन। और जैसे आपने बोला ना कि बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खाते, मेरे घर में मेरा भतीजे का, मेरा अपना नेफ्यू है, ही इज रनिंग, मतलब 10वें साल में है वो कभी फोन यूज नहीं करता। ओके। वो कभी वीडियोस नहीं देखता है। उसके पीछे दूर जो आपने करने का बोला ना, आप मुझे बताइए कौन से माँ बाप हैं जो आजकल फोन नहीं यूज कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जैसे लेकिन माँ बाप आपको, बिजी हैं, उन्होंने फोन पकड़ा दिया, बेटा तुम लेकिन मैं इसमें लग आपको जाओ। बताऊं, जो मेरा 10 साल का जो भतीजा है, वो फोन इस्तेमाल ही नहीं करता। इनफैक्ट कोई कॉल करता है तो बड़ी मुश्किल से बात करेगा, उसके बाद वो फोन रख देगा। उसके पीछे रीजन है, मेरा भाई और भाभी जैसे ही घर में घुसते हैं, वो फोन अपना साइड कर देते हैं और फिर उस फोन को नहीं चलाते हैं। हाँ, कोई कॉल आई, उठा लिया, रख दिया, बस। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आज के युग में पेरेंट्स भी उतना ही बिजी है फोन पे। पेरेंट्स ज्यादा यूज हाँ, कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे एडिक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए उनको एडिक्शन लग रहा है। अब आपके सामने मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आज के टाइम का बच्चा है, ही इज रनिंग 10 इनफैक्ट। मैम हम लोग अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब से मिले थे एक शादी में, उनके पास कोई सोशल मीडिया हैंडल है ही नहीं। एग्जैक्टली। ही वाज लाइक, मैं इस फोन का इस्तेमाल केवल बात करने के लिए करता हूँ, हाँ, और बाकी टाइम वो जेब में रखा रहता है। हाँ, ही मेरे वाज यूजिंग आईफोन 17। हाँ,
और उसका कोई यूज नहीं करते, केवल फोन करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड का सोशल मीडिया अकाउंट है, हम्म, लेकिन आप उनके उसमें कहीं 3-4 पोस्ट पाएंगे आप उनको काम कभी के। उन्होंने पोस्ट किया कभी होंगे। ऐसे पोस्ट कर दिया, या कभी कोई साल में कोई रिपब्लिक डे हुआ या कुछ हुआ तो साल में एक बार कुछ पोस्ट कर दिया, या मैंने कुछ पोस्ट डाली तो मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, मैंने कहा तुमने वो मेरी देखी पोस्ट? बोले यार खोला ही नहीं, आज दिन में ऑफिस में टाइम नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं घर जाके खोल के देखता हूँ, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिस में दिन भर वही करते हैं, हाँ है। किसी भी पोजीशन पे हो, हाँ कहीं भी नौकरी कर रहे करते हो, हैं। दिन भर फोन देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि इससे दूर, जो आपने बोला ना कि कैसे हम बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बच्चों को दूर किया जा सकता है बहुत ओके। आसानी से। वो माँ बाप ना ये एक एक्सक्यूज ले रहे हैं कि मेरा बच्चा अरे खाता ही नहीं, मैं क्या करूं खाने के लिए। आप उसको ना कहानी सुना रहे हो। जैसे मैम हमारे दादा दादी थे, हम्म मतलब मैं दादी के साथ तो नहीं रहा, अपनी वो हम्म जल्दी एक्सपायर कर गई थी। हम्म मेरे दादा के साथ मैं करीब 10 साल रहा हूँ, हम्म तो वो आते जाते रहते थे। हम्म मुझे 2-4-6 श्लोक जो याद हैं, हम्म। वो उन्होंने याद कराए थे। हाँ मुझे 20 तक पहाड़ा गांव में कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। पहाड़ा उन्होंने याद कराया था। हम्म मेरे नाना जी ने मुझे, मैं पहाड़ा कभी याद नहीं कर पाया, हम्म मतलब मुझे पहले जब मेरे दादा जिंदा थे तब मैं 20 तक याद था, हम्म फिर मैं 12 के ऊपर में कभी याद नहीं रख पाया। हम्म। तो मेरे नाना जी ने मुझे एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे आप इंस्टेंटली कैलकुलेट कर हाँ सकते हो। देखिए, आपने ये बहुत अच्छी लेकिन बात बताई। एक सेकंड, जो अब मॉडर्न दादा दादी हैं, वो खुद इतना फोन में बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है एग्जैक्टली आगे कुछ बताने के लिए। एग्जैक्टली। तो यही जो मैंने अपने ब्रदर का जो एग्जाम्पल दिया, जब ये दादा दादी होगा तो इसको वैल्यू पता होगी इस चीज की। हाँ, समझ रहे हो आप? तो यही तो डिफरेंशिएट करना है हमको, यही तो चीज समझना है। लेकिन वो क्या करता है, जब वो घर आता है, फोन जब साइड रखता है, अपने बेटे के साथ स्टोरी पढ़ता है, हाँ, उसको बाहर गेम खिलाता है, उसको टेनिस के लिए लेके खुद जाता है, हाँ, उसको स्टोरीज पढ़ के सुनाता है। अब जो आपने बताया ना, मैं आपको बताऊं, मेरी 2 साल की बेटी थी, जब जब 2 साल की थी वो। 2 साल का बच्चा तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, नॉर्मल टूटी फूटी भाषा में बोलती थी, लेकिन उसको दुर्गा चालीसा पूरा याद था। हाँ, कैसे याद था? क्योंकि सुबह जब मैं पढ़ती थी दुर्गा चालीसा तो सुनती मेरे थी। बगल में बैठती थी। तो जबकि उसको अल्फाबेट नहीं पता, क ख ग घ भी नहीं जान रही, ABCD भी नहीं जान रही, हाँ, लेकिन उसको दुर्गा चालीसा पूरी जबानी याद था। तो उसको जबानी क्यों याद था? सिर्फ इसलिए कि वो कान से सुनती थी। तो पेरेंट्स को इनफैक्ट ये मैसेज जाना चाहिए कि जो ये आप ब्लेम कर रहे हो ना कि मेरा बेटा ऐसा हो रहा है, मेरी बेटी ऐसी हो रही है, बच्चे कभी भी आपके मुंह से कही हुई बात को नहीं समझते हैं, बच्चे आपके एक्शंस को देखते हैं। तो हाँ। ये बात आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? जैसे आज अ, अपने फादर मदर के साथ लोग नहीं रहना चाहते, हम्म उसके लिए बीवी को ब्लेम करते हैं। 50% तो आप भी जिम्मेदार हो ना। 100% आप जिम्मेदार हो। लेट मी टेल यू आपको कैसे। लेट मी टेल हाँ यू जी। आपको कैसे। सी क्या होता है कि मैं भी अपनी सास की बुराई करती हूँ अपने हस्बैंड से कभी कभी। सब करते हैं मैम। बहुत सी ऐसी चीज मुझे नहीं पसंद आती है, लेकिन उससे मेरे हस्बैंड का कभी भी मैंने नहीं देखा कि मदर इन लॉ के लिए रिस्पेक्ट, उनकी सेवा, उनकी जरूरत पे कभी इफेक्ट पड़ा हो। एंड देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज विच ही हैज लाइक, और उसकी मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि उनको अपनी माँ को वो प्यार देना ही है, वो इज्जत देनी ही देनी है। हाँ, हाँ वो बात हुई हुई खत्म हो गई। लेकिन यहाँ अगर मेरे हस्बैंड, आप सोचो, रिएक्शन करने लगे मेरी बातों को लेकर के, अपनी मदर के साथ मिसबिहेव करने लगे, उल्टी सीधी चीजें करने लगे, तो 100% रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? वही हुआ है। हुए ना वही। तो यहाँ पे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। वन और हैज टू ये अंडरस्टैंड। तो दोनों पक्षों में होता है। दोनों पक्षों में। जैसे आप ससुराल गए तो आप दामाद जी हो गए, हम्म तो वहां आप बेटे का रोल निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे, लेकिन आप अपने घर में चाहते हो कि बहू बेटी बन जाए, वो तो ये चीजें तो थोड़ा दोनों सा, को हाँ समझना होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो चीजें। तो ये मतलब वही, इसीलिए रिलेशनशिप में दोनों, हर तरह के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं इन चीजों को लेकर के। और मैम जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो लोग शुरू से देख रहे हैं ना कि दादा दादी होते ही नहीं है पिक्चर में। एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट कल को आप ये जब जो दादा है, बनोगे तो आप भी पिक्चर से धीरे धीरे मैं बाहर हो आपको जाओगे। बताऊं, आजकल लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, और शादियां अगर कर भी ले रहे हैं तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। हाँ, मैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखिए, मेरी जो क्योंकि जनरेशन के लोग हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मैं एज अ चाइल्ड क्या किया मैंने अपने माँ बाप के लिए, तो मैं बच्चा पैदा करके क्या करूंगा? वो क्या होगा? वो भी कहीं विदेश में चला जाएगा या कहीं नौकरी करेगा। बहुत से लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं शादी करने के बाद भी। तो ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है आजकल मैम इससे आप रिलेशनशिप लोग में। कैसे टैकल करते हैं? जैसे ब्रिगेडियर साहब बॉम्बे में रहते हैं, आप यहाँ रह रही हैं, हम्म बेटी बॉम्बे में है, बेटा गुड़गांव में पढ़ रहा है, तो मैंने सुना था कहीं पे कि ये चिड़िया जो उड़ जाती है तो घोंसला खाली हो जाता है, हाँ। तो उस खाली घोंसले में तो बूढ़े माँ बाप क्या करते हैं? नहीं देखिए, जब चिड़िया उड़ जाती है और घोंसला खाली हो जाता है, वहां पर ना, यही तो बचपन की नर्चरिंग है।
अब आपको मैं बताऊं कि हमारी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग इतना ज्यादा हमारे में कि मतलब मेरा बेटा अब ही इज 21 ईयर ओल्ड, ठीक है, 21 साल का बेटा है। लेकिन आज के जमाने में भी जब वो उसकी छुट्टी होती है तो वो दौड़ता है मेरी तरफ आने के लिए कि मैं कैसे मॉम अपनी मम्मा के पास आ जाऊं और उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो ये बॉन्ड आपको बचपन से बनाना पड़ेगा। इसीलिए हाँ ठीक है, काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जैसे मेरे हस्बैंड थ्रू आउट बाहर रहे हैं, वो अपनी माँ के पास हमेशा नहीं रहे हैं, लेकिन साल में 3 महीने 4 महीने मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे पास रही हैं। इनफैक्ट वो हमेशा ही जब आना चाहती हैं, हम लोग तो कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो होता है ना, पुराने लोग जिनको गांव में रहना पसंद है, वहां घर में रहना पसंद है। तो ये बॉन्ड आपको अपने बच्चे से बचपन से क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चा आपके पास आने को तरसे, आपके पास आना चाहे। ये बॉन्ड आपको बचपन से, ठीक है अपने काम के लिए गए हैं, इट इज वेरी नाइस, गुड, अच्छी बात है। तो घोंसला ऐसे बिल्कुल खाली लगता ही नहीं है, इनफैक्ट बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर सो मच। आपकी शादी को कितना वक्त हो गया? 29 साल। नाइस। तो 29 साल बाद ये अब भी ये कनेक्ट कैसे बना हुआ है? आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? दोनों अलग अलग जगह रहते हैं एंड अब तो लॉन्ग डिस्टेंस में है। यस। तो लॉन्ग डिस्टेंस आप 30 साल की शादी में कैसे कर रहे हैं, जो आज जो अभी जिसने कल गर्लफ्रेंड बनाई है वो परसों उसको छोड़ के कहीं और बढ़ जा रहा है, बेंचिंग, घोस्टिंग, पता नहीं जेंजी वाले क्या क्या कर रहे हैं, चल रहा है। तो ये कैसे करते हैं आप? देखिए मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है एंड पीपल कैन इम्प्लीमेंट ऑन देयर दिस थिंग। हम दिन में 3 से 4 बार फोन पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रूटीन है हमारा कि दिन में सुबह भी वीडियो कॉल पे बात करनी है, शाम को भी वीडियो कॉल पे बात करनी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीडियो कॉल ऑन है और हम अपना काम किए जा रहे हैं, ऐसे बात किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ बिजी ही इज। बिल्कुल। मैं भी काफी बिजी रहती हूँ अपने क्लाइंट्स से, अपने केसेस में। मतलब सुबह ही मेरी अभी 3 घंटे की क्लास हुई है, फिर शाम को मेरा एक काउंसलिंग सेशन है, फिर मेरी अपनी डेली की रूटीन है, लेकिन इन चीजों को हम कभी मिस नहीं करते, ठीक है। अब जैसे हमारी लास्ट जब एनिवर्सरी थी, मैं आपको बताऊं, तो अभी हस्बैंड मेरे 4 दिन पहले यहाँ से मुंबई से गए थे, ठीक, सॉरी लखनऊ से गए थे। फिर ही सेड कि, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अभी इतना महंगा टिकट होता है, बार बार आना जाना अच्छी बात नहीं, ठीक है हमेशा तो मनाते हैं। रात के 2:30 बजे मेरी घंटी बजती है और मेरी बेटी वहां से कॉल करती है, मम्मा दरवाजा खोलो आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा। और हस्बैंड वाज स्टैंडिंग एट द डोर। पता है आपको? तो आप समझ रहे हो ये जेस्चर्स कितने इंपॉर्टेंट ये कितने इंपॉर्टेंट हैं ये जेस्चर्स। और एंड मैंने दरवाजा खोला ना, मैं जोर जोर से रोने लगी, पता है आपको? हैट्स ऑफ टू ब्रिगेडियर साहब के 30 साल बाद भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं लिटरली दरवाजा खोल के रोने लगी जोर जोर से। मैंने कहा तुम आर यू मैड, तुम 2:30 बजे रात को, अभी 4 दिन पहले ही तो गए हो, इसलिए अरे दरवाजा खोल, जल्दी खोल। आज एनिवर्सरी है। तो दिस इज हाउ यू नो, ये मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत तो इंपॉर्टेंट जो आज के युग के बच्चे हैं, ये कैसे लॉन्ग डिस्टेंस में जिए? क्योंकि इनको वो, आपके पास वो भी था कि आप फौज वाली जिंदगी देखे थे, तो हस्बैंड बाहर रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, तो आपने वो मैनेज कर लिया। हाँ। लेकिन एक आम सिविलियन आदमी के लिए, जिसने ये सब कभी नहीं देखा है, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे वो मैनेज करे? सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताए, छोटे छोटे जेस्चर्स, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को, अगर कोई इंसान परेशान है, अगर उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है रिश्ते में, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल। आप रिश्ते में हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में झगड़े। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शादी के 6 महीने बाद मैंने, मेरे जो जेठ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। अच्छा। मैंने बैंगलोर से कॉल किया, मैंने कहा भैया मुझे आपके भाई से तलाक चाहिए। ये बहुत फनी बात है। और भैया जोर से हंसे, तो बोले क्या हो गया? मैंने कहा भैया ये आदमी बात ही नहीं करता, मैं कैसे इसके साथ रहूंगी, मतलब दीज वर माई वर्ड्स। मैंने कहा भैया मुझे आपके भाई से तलाक चाहिए। सो दे आर लिटिल बैलेंस्ड पीपल। अरे बोले क्या हो गया प्रीति, ऐसे बोले। मैंने कहा भैया ये आदमी बात नहीं करता, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। सो ऐसा थोड़ी है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स नहीं हुई, मिसकम्युनिकेशन नहीं मेजर हुआ, साहब थे, डिफिकल्ट नहीं हुआ, कहीं किसी यूनिट में एडजंट रहे होंगे या 2IC रहे होंगे, बहुत सारे काम उनके पास रहे होंगे, बहुत कुछ होता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए ये मैटर करता है कि ये रिश्ता कितना जरूरी है। लड़ो झगड़ो, कई कई दिन तक बात नहीं हो रही है, कई बार बहुत सी चीजें होती थी, बहुत से, लेकिन हाँ हमेशा ये चूज किया कि लड़ाई झगड़ा हर चीज के बाद भी चूज हमने इस रिश्ते को ही करना है। तो आप फिर क्या होता है ना, आप हेल्दी चेंजेस करते हो, आप एकदम टॉक्सिसिटी में नहीं चले जाते हो कि परमानेंट आप टॉक्सिक हुए जा रहे हो हर वक्त। आप
हेल्दी चीज ढूंढते हो, उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। जब मैंने साइकोलॉजी और बहुत सी चीजें पढ़ी, फिर मैंने लिटरली इनको बैठ के बताया कि देखो भाई, हमारे बीच में ये डिफरेंसेस इन चीजों की वजह से आ रहे हैं। सो आई नो आई एम नॉट टेलिंग यू टू कंप्लीटली चेंज, बट थोड़ा बीच का रास्ता आप भी अपनाओ, थोड़ा बीच का रास्ता मैं भी अपनाती हूँ, तो चीजें थोड़ा बेटर होंगी। तो ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीजें काम करेंगी। मैम लेकिन फिर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रस्ट कैसे आप डेवलप करो कि जो सामने वाला है वो आज मुझे चीट नहीं कर रहा होगा, वो किसी और को वहां गर्लफ्रेंड बना के शाम को ड्रिंक करने नहीं गया होगा, ये आप कैसे करोगे? देखिए आशीष जी, जहां पर ये क्वेश्चन आ गया ना कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप कैसे कंफर्म करोगे कि चीट नहीं करोगे, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। देर इज नो आंसर फॉर दिस। आप किसी को ट्रैक करके, आप किसी को पकड़ के, आप किसी को बांध के चीटिंग से नहीं बचा सकते हो। अगर इंसान में लॉयल्टी है, इंसान में प्यार है, इंसान में वो ट्रस्ट है, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा। आप किसी को बचा नहीं सकते हो चीटिंग Okay. से। सो ये बात बहुत और जरूरी है याद आज के रखना। परिप्रेक्ष्य में आप मतलब इसको कैसे देखते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज में क्या करना चाहिए? देखिए बीइंग अ पेरेंट आप भी बहुत हाँ जल्दी ये सब फेस करेंगे, हाँ तो ये कैसे देखते हैं इसको? आपकी क्या हेल्दी है, लव मैरिजेस हेल्दी हैं या अरेंज मैरिजेस हेल्दी हैं? देखिए, अरेंज मैरिज तो अब बंद ही होने वाली है। लेट मी टेल यू, बहुत क्लियर Okay. चीज बता रही हूँ। अब होगी तो ज्यादातर लव मैरिज ही होगी, और थोड़े टाइम के बाद अरेंज मैरिज धीरे धीरे ये कटती चली जाएगी और खत्म सी ही हो जाएगी। तो हेल्दी और इसका तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पर। सेकेंडली, अब मैंने जैसे पहले बार बताया आपको कि प्रॉपर्टी और घर और बंगला और बैंक बैलेंस देखने की बजाय आपको इंसान देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसको आप चूज कर रहे हो वो गुस्से में कैसा बर्ताव करता है, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करता है, अपनी माँ बहन के साथ कैसा बर्ताव करता है, अपने परिवार में उसका बिहेवियर कैसा है, अपने सोशल लाइफ में उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। इन चीजों को देखना पड़ेगा वहीं जाके, क्योंकि जो इंसान ना, जब इंसान गुस्से में किस तरह से बर्ताव कर रहा है, वही बर्ताव वो थोड़े दिन के बाद आपके साथ भी करने वाला है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। सो लव मैरिज और अरेंज मैरिज का तो किस्सा ही नहीं है। बात तो ये है, और बात ये है कि अब वो चीज नहीं रह गई है कि हम ये देखें कि तलाक को बहुत अनहेल्दी देखा जाएगा। अब तो लोग यही कहते हैं ना कि भाई ऐसे जगह रहने से अच्छा है अलग हो जाओ। मैम मैंने तो कुछ डाइवोर्स पार्टीज भी देखी हैं। हाँ, पीपल आर थ्रोइंग पार्टीज व्हेन दे गेट डाइवोर्स्ड। देखिए ऐसा आशीष जी, अब हम लोग इतने अकेले हो गए हैं। डाइवोर्स पार्टी की बात छोड़िए, शायद आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना कि लोग पूरी बिना दूल्हे और दुल्हन की शादी पार्टी हो रही है। हाँ। हम लोग इतने अकेले हो गए हैं कि 7 दिन का पैकेज ले रहे हैं, जिसमें हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, संगीत हो रहा है, कॉकटेल हो रहा है, स्विमिंग पूल पार्टी हो रही है। किस लिए? जस्ट टू हैव फन। अब हम कितने अकेले हो गए, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से। हाँ वो तो है ही है। पहले शादियां 3 दिन चलती थी, हाँ, तब भी रिचुअल्स कम पड़ जाते थे। आज फोटोशूट इम्पोर्टेंट है। शादी हो रही है तो जयमाला हुई, फोटोशूट हुआ, पंडित जी बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि मंडप में कभी लड़के लड़के आ जाएं तो शादी कर दूं। देखिए ये अनहेल्दी नहीं है, लेट मी टेल यू, ये कोई बुरा भी नहीं है। सी, शूट करना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, समय के साथ चलना चाहिए जी। लेकिन रिश्ते को उतना ही महत्व देना चाहिए। ना शूट में बुराई है, ना ही प्री वेडिंग शूट में बुराई है, ना ही बेबी के आने पे शूट में कोई बुराई है। सब कुछ अच्छी बात है। As long as you are happy. As long as you are having a healthy relation, as long as you are able to communicate with each other, your problems, your discomfort. देखिए जब हम शादी करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? कोई ये पूछता है कि अगर मान लीजिए आप एक लड़का लड़की शादी के लिए गए, तो कहेगा भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए कोई प्यार करने वाला इंसान हो। तो क्या वहां पे दूल्हा या दुल्हन एक अगर नहीं प्यार क्या मांग लिया, प्यार कैसे मैं तुमको पूरी जिंदगी दे सकता हूँ, कोई ये कहेगा? नहीं कहेगा, ये बात नहीं कहेगा। तो आप क्वेश्चन ही गलत पूछते हो। डीप क्वेश्चंस पूछो ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइफ में वो चीजें पूछो ना। तो हम इन चीजों से थोड़ा सा सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। मुझे तो पूरे जीवन प्यार करने वाला चाहिए। कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं प्यार नहीं दे सकता मैं तुमको, वो तो कहेगा कि भाई हाँ शादी हो रही है, प्यार तो करूंगा ही तुमको। लेकिन जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, जिस चीज से आप डरे हुए हो, जिस चीज उन पे आप चर्चा नहीं करते, आप उन पे चर्चा ही नहीं करते हो। और शादी के पहले छोड़ी, शादी के बाद भी नहीं करते। शादी के बाद तो और भी छोड़ देते हैं। हाँ। शादी के बाद तो पत्नी नाइटी में होती है और हस्बैंड एक लंबी सी शॉर्ट्स में घूम रहा होता है।
किसी का इतना बड़ा पेट निकल गया होता है, कोई बालों में सुबह से शाम तक कंघी नहीं कर रहा होता है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता दूं शादी में रिझाना कितना जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है। रिझाना मैम? बहुत लेकिन एक और चीज है, जैसे अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो एंड व्हेन यू शो दैट जेस्चर टू योर वाइफ, पेरेंट्स को भी लगता है यार ये तो साला बर्बाद हो गया है। ये मतलब मैंने कई बार नोटिस किया है। हाँ लगता है, माँ को लगता है कि ये तो जोरू का गुलाम है, हाँ खत्म है ये। बट इस चीज से अब निकलना पड़ेगा हमको। इस चीज को अब देखिए, अब वही माँ है, दामाद अगर चाय बना के पिला रहा होता है तो कहती है कि मेरा दामाद तो बड़ा अच्छा है, हीरा और है। बेटा चाय बना के पिला रहा होता है तो बीवी का गुलाम हो गया है। हाँ। तो इन्हीं चीजों से तो निकलना है हमको, समझ रहे हो? तो ये जो परिवारों का ताना बाना है, इसमें भी ये कहीं ना कहीं चेंजेस की अब जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है परिवारों को। अब काफी समझ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ नहीं वो तो कॉन्फ्लिक्ट्स है काफी ही, है, नहीं समझेंगे तो चीजें चलेंगी नहीं। चीजें नहीं चलेंगी। अगर चीजें चलानी है तो समझना तो पड़ेगा ही, हर बिल्कुल पक्ष को पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जो शादी से पहले लोग प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कितना हेल्दी होता है अगर उसी से शादी करने वाले हैं तो? देखिए लेट मी टेल यू, ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। शायद इसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी ये प्री मैरिटल सेक्स में नहीं जाना चाहिए। ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है Okay. और ये आपके रिश्ते को खराब कर सकता है, क्योंकि जब तक आप बहुत ज्यादा, और देखिए लेट मी टेल यू, लास्ट तक भी इंसान नहीं जान रहा होता कि हम उसी से शादी करेंगे या उसी से मेरी शादी होगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और बारात निकलती है, लड़की गायब हो जाती है। एग्जैक्टली तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत अनहेल्दी है। मैं एक्चुअली क्लाइंट्स के नाम भी नहीं ले सकती हूँ, और उनकी, क्योंकि ये मेरे एथिक्स में आते हैं जी। कि हम उनकी चीजों को हम सामने नहीं ला सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं कि सब कुछ फिक्स हो गया, अच्छा अब तो हम शादी करेंगे, सो वी आर जस्ट प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, और वो आज काउंसलिंग ले रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत बड़ा रीजन रहा है इन चीजों का, क्योंकि ये चीजों को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड को नहीं समझ आता है चीजें। हमारा कॉन्शियस माइंड तो समझ लेता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड चीजें नहीं समझता है। वो उन चीजों को प्ले करता रहता है और परेशान होता रहता है कि ये क्या हो गया, अब मैं इससे कैसे निकलूं। तो प्री मैरिटल सेक्स इज नॉट हेल्दी एट ऑल अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन। समझ रहे हो? अनलेस एंड अनटिल आपको इस बात की समझ है कि आप उसको हैंडल कर पाओगे, जो कि बहुत कम होता है, इतना आसान नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी जो है वो अब भी इम्पोर्टेंट है या वो अब खत्म है? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी इम्पोर्टेंट है या खत्म है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन। मैम जैसे आज भी कभी कभार सुनने को मिलता है कि आदमी जो है वो, मतलब मेल सर्कल्स में, मतलब हमारे समय तो ऐसा ही था, चाहते थे कि आपको वर्जिन लड़की ही मिले, भले आपके 40 अफेयर हुए हों। और लड़कियों को, खैर मुझे नहीं पता उनकी क्या मेंटालिटी होती होगी, तो ये अब भी है या ये खत्म हो रहा है? अब मैं आपको बता दूं, अब खत्म हो रहा है, हाँ खत्म हो रहा है, ये खत्म तो हो रहा है, लेकिन वो जो मेल है ना, मतलब मेल ईगो के लिए आज भी इम्पोर्टेंट है कि वर्जिन लड़की हो? इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि आदमी ये सोचता है, लेकिन आदमी को ये भी सोचना पड़ेगा, तुमने जो रिलेशन बनाया था वो 40 लड़कियों से ही बनाया था, तो वो लड़कियां कहां से आई थी? उनमें से आपकी बीवी हो सकती है एक, तो वो 40 लड़कियां कहां से आई थी? तो आपने अगर 20-25 के साथ, 40 के साथ रिलेशन बनाया है, तो आपकी वाइफ भी हो सकती है उसमें से, तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप में जैसे बार बार झगड़ा हो, तो क्या बार बार माफ कर देना चाहिए या फिर उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, अगर वो टॉक्सिसिटी की लेवल तक पहुंच गया है कि मतलब आपकी रात की नींद और दिन का चैन, आपका काम खराब हो रहा है, आप में इतना ज्यादा कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी में आप चले गए हैं, तो शायद उस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही ठीक है। फिर वो टॉक्सिक हो चुका है वो आपके, क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है ना, रिश्ता आपको ग्रो करने देना चाहिए। अब आप बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार लड़ाई हो रही है, बार बार बात बंद हो रहा है, कभी कभार ऐसा होना चाहिए, इट्स ओके, बट अगर हर दिन का यही रूटीन हो गया है, तो आई थिंक इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। आजकल कपल्स में कमिटमेंट फोबिया बहुत ज्यादा है, तो वो उससे कैसे टैकल करें? कमिटमेंट फोबिया एज इन
आई मीन क्या कि दे डोंट वांट टू कमिट हाँ विद ईच अदर। जैसे दे आर सेक्सुअली एक्टिव, साथ में रोज मिल रहे जा रहे हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, दे डोंट वांट टू कॉल देमसेल्व्स ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि पहली बात तो आपको ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप दोनों सही लेवल पे हैं कि नहीं। कि क्या क्या होता है जब ऐसा केस होता है ना, तो एक व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, एक व्यक्ति पीसफुल होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो पहली बात तो ये बैठ के आपको बात करना है कि हमको ये रिश्ते को कैसे चलाना है। और कमिटमेंट का जो है ना, आजकल कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। कमिटमेंट इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि हमको हर वक्त नए की तलाश है, हमको बेटर की तलाश है। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। रिश्ते बेटर और नए की तलाश में आपको हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ही लेके जाएंगे। तो आपको ये बात समझना होगा कि रिश्ते में कमिटमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ही। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए, प्यार ना हो ना तो भी एक बार को रिश्ता चल जाता है, लेकिन अगर कमिटमेंट ना हो तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो इसलिए कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैम एक और चीज मैं सोच रहा था अभी कि पूछना चाह रहा था कि जैसे फीमेल्स और मेल में ज्यादा कौन कोशिश करता है रिश्ते को बचा के चलने की? ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, मतलब पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ या नॉर्मल कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक इंडिविजुअल, आपने बहुत से केसेस में ऐसा देखा होगा कि लड़के डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत से केसेस में देखा होगा लड़कियां डिप्रेशन में चली गई हैं। लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए ना लड़कियां थोड़ा ज्यादा कोशिश करती हैं। लड़कियां एक्चुअली जब किसी से प्यार करती हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि प्रेम उनको इतना अंधा कर देता है कि शायद बहुत कुछ खराब कर देती हैं लड़कियां। तो बचाने वाली बात भी है कि वो हर तरह से ट्राई करती हैं। लेकिन लड़कियों का एक बहुत बड़ा वो है, कैरेक्टर है। लड़के ज्यादातर अगर रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो भी जाता है ना, तो वो दोबारा आते हैं। लेकिन लड़कियां 100 टाइम्स ट्राई बहुत करेंगी। दे विल ट्राई टू सेव, मतलब अपने रिश्ते को बहुत बार कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को बचाने की। लेकिन जब एक बार वो हटी, फिर लड़कियां दोबारा नहीं आती। ये भी है, लड़कियां कोशिश हजारों बार करेंगी, लेकिन एक बार अगर उनका मन हट गया तो फिर नहीं और उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, हर तरह से रिश्ते को बचाने की कोशिश कर ली, फिर दोबारा वापस आना लड़कियों का बड़ा मुश्किल है। और मैम क्या कपल काउंसलिंग की जरूरत शादी के पहले भी होती है? व्हेन यू डिसाइड टू गेट मैरिड टू समवन, तो शुड यू गो टू अ कंसल्टेंट या नहीं? बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो एक्चुअली शादी से पहले ही कपल काउंसलिंग लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे, मैंने जैसे आपको बताया कि हम शादी में जब बात करते हैं लड़का लड़की एक दूसरे से, तो जब शादी की बात आती है तो हाँ मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए, ये 2-4 क्वेश्चंस ही करते हैं। लेकिन जो मेन चीजें, रूटेड चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करना भूल जाते हैं। तो शादी से पहले आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपल काउंसलिंग लेना। जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना, आपको काउंसलर कुछ ऐसी चीजें बताता है एक दूसरे के बारे में, तो आप ना बाद में भी ना उन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हो। और जब आप ध्यान रखते हो तो रिश्ता बहुत खूबसूरत चलता है। मैम एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट में और एक इंटीमेसी एक्सपर्ट में क्या फर्क होता है? मतलब जो सेक्सुअल इंटीमेसी को डील करते हैं। सी रिलेशनशिप कोच जो होता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट जो होता है, वो आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल एंगल को और डे टू डे नीड्स के बारे में बताता है। और इंटीमेसी कोच आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करता है कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस। और मैम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क होता है? साइकोलॉजिस्ट दे कैन गिव यू थेरेपी, वो आपको थेरेपीज, आपको काउंसलिंग देते हैं। और साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता है। ओके मैम, चलते चलते बस मुझे कुछ 5 ऐसी टिप्स दे दीजिए जो हमारे मिड एज कपल और ओल्ड एज कपल को जो है अपने रिश्ते को बना के चलना सिखा सके। सबसे पहली बात तो मैं एक बुक जरूर कहूंगी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। इनफैक्ट हर कपल को ये बुक पढ़नी चाहिए। आपको एक दूसरे की साइकोलॉजी समझ में आएगा कि ये आदमी क्यों ऐसा रिएक्ट करता है और एक औरत कैसे ये ऐसा क्यों रिएक्ट करती है। तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। सेकेंडली,
बॉन्ड को फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या किसी के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। और एक दूसरे की फीलिंग्स का जरूर ध्यान रखिए। और ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना, इनको ग्रांटेड मत लीजिए। आई लव यू कह देना, हग कर लेना, फोन कर लेना, या अपनी वाइफ के बालों में हाथ फेरना, हाथ पकड़ के बैठ के टीवी देखना, इन छोटी छोटी चीजों को ना आप ग्रांटेड मत लीजिए। लेट मी टेल यू, ये छोटी चीजें ही आपके रिश्ते को इतना मजबूत कर देंगी कि आप 6 महीने भी अगर बात ना करो ना, तो आपके दिमाग में कभी कोई ट्रस्ट इशू, कभी कोई चीटिंग, कभी कोई ऐसी चीज का ख्याल ही नहीं आएगा। मैम, अगर कोई आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहे तो उसके लिए कैसे कनेक्ट कर सकता है, कुछ वही बता दें। हाँ, मुझसे अगर कोई डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना चाहता है, रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में बात करना चाहता है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हील एंड थ्राइव, प्रीति त्रिपाठी के नाम से। उस बायो में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा सारा कांटेक्ट, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड विल लुक फॉर द सॉल्यूशन। तो मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में अभी भी हैं, बट लेकिन क्योंकि फ्रेम की हमारे पास लिमिटेशन है, तो हम एक एपिसोड आपके साथ और करेंगे। थैंक यू। एंड उसमें अगर व्यूअर्स के भी कुछ सवाल हैं तो आप इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उन सवालों को जरूर लें। हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।